तो ये कहानी कर्ट नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ज्यादा पावर्स नहीं थी, फिर भी वो एक बहुत ही फेमस वॉरियर की टीम में ज्वाइन हो गया। हालांकि बाद में उन लोगों ने उसे निकाल दिया था क्योंकि वो लोग फेमस हो चुके थे। खैर, अभी सबसे पहले कहानी में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जहाँ फेनरी नाम की एक वुल्फ मॉन्स्टर ने आतंक मचा रखा है। उस गाँव के लोग कई बार पैसे इकट्ठा कर दूसरी टीम्स को बुला चुके हैं, लेकिन कोई भी टीम उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाई। इस बार उन्होंने कर्ट की टीम को मौका दिया है। इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे जमा करने पड़े, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। अभी कर्ट की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है और वो फेनरी मॉन्स्टर हुई उन्हीं के सामने है। अभी सबसे पहले हमें कर्ट की टीम के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम गोल नोवा है। भले ही वो थोड़ा घमंडी है लेकिन समझदार भी है, इसी वजह से उसने पहले से ही पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी थी। कर्ट की टीम में 3 मेंबर्स है, गोलनोवा, मार्ल और बंडाना। तो अभी गोलनोवा बंडाना जो कि एक रेंजर की तरह काम करती है, टीम में उसे आगे बढ़कर उसे फेनरी नाम के बीस्ट पर हमला करने को भेजता है। बंडाना ने जैसे ही हमला किया तो पीछे से गोलनोवा और मार्ला की मदद से और तीनों ने मिलकर उसे फेनरी मॉन्स्टर को हरा दिया। यहाँ तक हम ये चीज समझ चुके थे कि कर्ट ने बीच में कोई भी हेल्प नहीं की थी, वो सिर्फ साइड के जो नॉर्मल काम होते हैं उन्हीं को संभालता है। अभी फेनरी मॉन्स्टर के हार जाने के बाद गाँव के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वो इन लोगों को पैसे तो देते हैं पर साथ ही सेलिब्रेशन के लिए महंगा खाना भी बनवाते हैं जिसका स्वाद गोल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो अभी उस खाने की बुराई करते हुए उसे यहाँ से वहाँ फेंक रहा था। हालांकि तभी कर्ट उस खाने को उठाकर वहाँ साफ सफाई करता है जिससे कि किसी और को इस चीज का पता न चले। पर इतने में ही उनकी टीम की वो लड़की मार्ला कहने लगती है कि आज खाना तुम क्यों नहीं बनाते। ऐसा वो कर्ट से कह रही थी। असल में कर्ट एक अच्छा कुक है और अभी जैसी मार्ला ने ये बात कही तो वहाँ गोलनोवा भी कहने लगा कि हाँ बिल्कुल हमें कर्ट से ही खाना बनवाना चाहिए क्योंकि आज शायद हम आखिरी बार उसके साथ खाना टेस्ट करेंगे। ये चीज कर्ट को समझ नहीं आती, इसलिए वो उससे इसका मतलब पूछता है, जिस पर गोलनोवा बताता है कि वो उनकी टीम में किसी काम का नहीं है, मतलब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने तब कर्ट को अपनी टीम में इसलिए लिया था क्योंकि ये टीम रजिस्टर करवाने के लिए उन्हें 4 टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। तब उन्हें कोई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कर्ट को अपने साथ रख लिया। लेकिन अब जब वो फेनरी जैसे बीस्ट को हरा चुके हैं और साथ ही अपनी टीम का इतना अच्छा नाम बना चुके हैं तो वो इजीली कर्ट को अपनी टीम से निकाल सकते हैं और उसकी जगह किसी अच्छे मैजिशियन को टीम में रख सकते हैं जिससे उनकी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी कर्ट को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अचानक उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ मार्ला और उस दूसरी लड़की बंडाना के चेहरे पर स्माइल थे, मतलब एक इविल स्माइल। इसका यही कारण है क्योंकि उन्हें कर्ट के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो खुद यहाँ कर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। हालांकि कर्ट जानता है कि इस टीम से निकल जाने के बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो अपने ईगो को साइड में रखकर गोलनोवा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसकी टीम से ना निकाले। लेकिन गोलनोवा उसके पेट पर लात मारते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अब तो वो फैसला कर चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद कर्ट भी वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी लेकर एक सिटी पहुँचता है। अभी कर्ट के हाथ में बस कुछ सिक्के थे क्योंकि उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। पहले ही उसे ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते थे और अब तो उसे टीम से भी निकाल दिया गया। वैसे वहीं दूसरी तरफ वो टीम जिसमें कर्ट काम करता था, वैसे उसका नाम ब्लाजिंग ड्रैगन पेंग है। उस टीम को डबल एस रैंक टीम में प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि हमें उनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम वापस यहाँ कर्ट के पास आते हैं जो कि अभी उस सिटी की एक मेन ब्रांच में जा रहा था जहाँ उसे थोड़ा बहुत काम मिल सकता है जिससे कम से कम वो खाने के खर्च को संभाल ले। अभी उस जगह पहुंचकर कर्ट की मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उस ब्रांच रिसेप्शनिस्ट है। कर्ट जैसे ही बताता है कि उसे काम की जरूरत है तो वो लड़की कर्ट की डिटेल मांगती है जिससे कि कर्ट के लिए एक सही काम चुना जा सके। अभी कर्ट सबसे पहले अपना नाम बताता है और फिर उम्र बताता है। वो 15 साल का है। खैर, इन सभी डिटेल के बाद उसने अपने गांव का नाम भी बताया और साथ ही वो गांव जिस माउंटेन के पास है ये भी बताई और सबसे आखिर में काम की बात बताई कि वो ब्लेजिंग ड्रैगन बैंक टीम का मेंबर रह चुका है। अब ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट हैरान थी, साथ ही वो खुश भी थी क्योंकि इस चीज के बाद कर्ट को काम मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब तुम समझ ही सकते हो कि उसके सीवी में ये लिखा होगा कि वो ब्लेजिंग ड्रैगन फैन टीम में रह चुका है जो कि एक डबल एस रैंक टीम की थी। इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसे सच में पेट पर लात मार कर निकाला गया था। वैसे फाइनली जब ये सारी बातें खत्म होती हैं तो कर्ट को एक टेस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब उसमें कर्ट की स्ट्रेंथ और उसके साथ ही वो चीज चेक की जाएगी जो कि गॉड हर ह्यूमंस को प्रोवाइड करते हैं। अभी हर ह्यूमन की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए कर्ट के टेस्ट में जो भी मार्क्स आएंगे उनके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कर्ट किस तरह के काम के लिए बना हुआ है। अभी इस टेस्ट में कई अलग अलग छोटे छोटे टेस्ट जिन्हें रैंक में बांटा गया है। सबसे छोटी रैंक जी रैंक है
और सबसे ज्यादा बड़ी रैंक है ट्रिपल एस रैंक। यहाँ में हर एक टेस्ट को बारीकी से नहीं दिखाया जाता, बस रिजल्ट बता दिया जाता है कि कर्ट ने जितने भी टेस्ट दिए सब में ही उसे जी रैंक मिली है। जी रैंक का मतलब कि वो एक नंबर का गधा है, या यूं कह लो कि गिरा हुआ है। हालांकि अभी वो ज्यादा ही डिप्रेस्ड ना हो जाए इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने 2 और टास्क नहीं लिए हैं क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्टर है वो आज अवेलेबल नहीं है, वो एक हफ्ते बाद आएंगे, इसलिए कर्ट उन टेस्ट को एक हफ्ते बाद दे सकता है। वो अभी यही सब कह रही थी कि शायद कर्ट उन चीजों में ज्यादा अच्छा हो। कर्ट भी ये सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। खैर अभी के लिए रिसेप्शनिस्ट कर्ट को पास ही रखी 3 बोरियों को उठाना है। वो कहती है कि जरा इन्हें उठा कर देखो, अगर तुम इन्हें उठा पाते हो तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाएगा। कर्ट तुरंत वहां जाता है और जैसे ही सबसे ऊपर रखी बोरी को टच करता है तो महसूस करता है कि उसकी जो एनर्जी है वो बस बोरी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। हालांकि कर्ट के लिए अभी भी उस बोरी को उठा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ भी कर्ट ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, तब जाकर वो उस बोरी को हल्का सा उठा पाया। वैसे भले ही अब कुछ भी हो, लेकिन उसने बोरी को इतना उठा लिया था कि उसे काम मिल सके। अचानक ही वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत ही उसे एक और काम ऑफर करती है। पास का ही एक दूसरा विलेज है जहाँ का जो वर्कर है, मतलब वो आदमी जिसे उस गाँव के लोगों ने चुना है, उस गाँव की कंस्ट्रक्शन को संभालने के लिए उसे एक आदमी की हेल्प चाहिए गांव के बाहरी दीवारों को रिपेयर करने में। कर्ट ने जैसी इस जॉब के बारे में सुना तो तुरंत ही उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और अगले सीन में सीधा उस जगह पर पहुंच पड़ा। हम देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन वाला आदमी विनलैंड सागा के थॉरफिन का बहुत बड़ा फैन है। यहाँ उसमें लुक्स तो सेम थे पर साथ ही उसका मोटो भी सेम ही है, ही हैज नो वर्कर्स, क्योंकि अभी उसने सिर्फ कर्ट को ही बुलाया है पूरा काम संभालने के लिए। दीवार जो है वो पूरी तरह से रिपेयर्ड, मतलब उसे फिर से खड़ा करने की जरूरत नहीं, बस बाहरी तरफ से उसमें सीमेंट लगाना है, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। इसी वजह से उसे उम्मीद थी कि कोई अट्टा कट्टा आदमी आएगा, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने एक 15 साल के बच्चे को यहाँ भेज दिया। हालांकि कैपेबिलिटी पर शक न करते हुए वो कर्ट को एक चांस देने का डिसाइड करता है और कर्ट को वहाँ पास रखे सीमेंट की बैरल्स बताता है जिनमें कर्ट को सीमेंट निकाल कर दीवार पर लगाना है। कर्ट अभी उससे पूछता है कि क्या वो उस सीमेंट में अपनी माना एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये चीज ज्यादा अच्छी रहती है और दीवार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन कर्ट ने जब ये बात कही कि क्या वो इसमें अपनी एनर्जी यूज कर सकता है, तभी उस कंस्ट्रक्शन वाले आदमी ने बात को बदलते हुए एक शर्त रख दी कि वो 3 घंटे में आएगा, तब तक कर्ट को आधी बैरल सीमेंट इस दीवार पर लगा देनी है। अगर कर्ट इतना काम नहीं कर पाया तो वो कर्ट को काम पर नहीं रखेगा और जो पैसे हैं वो काम के हिसाब से ही कर्ट को दिए जाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। अभी कर्ट ने जो क्वेश्चन किया कि यहाँ वो सीमेंट में अपनी माना यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, तो उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। इस वजह से कर्ट को लग रहा था कि शायद ये बहुत ही कॉमन चीज है, इस वजह से उसने कुछ कहा नहीं। इसका मतलब कर्ट को बिना परमिशन के ये चीज कर लेनी चाहिए। साथ ही उस आदमी ने सिर्फ आधी बैरल दीवार पर थोपने को कहा था, जबकि कर्ट के हिसाब से ये बहुत काम है। पर कर्ट सोच रहा था कि शायद वो मुझे काम देना चाहता है, इसलिए उसने कोई बड़ा गोल नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। अभी खुद से ये बात कहते हुए कर्ट काम पर लग चुका था। 3 घंटे बाद जब वो आदमी वापस लौटता है तो देखता है कि कर्ट ने तीनों बैरल खाली कर दी और एक साइड की जो दीवार थी, मतलब कि उन तीनों बैरल से जितनी दीवार कवर हो सकती थी वो पूरी दीवार कवर कर दी। यहाँ तक कि उस दीवार के ऊपर हिस्से पर जहाँ नॉर्मली सीढ़ी वगैरह की हेल्प लेकर चढ़ा जा सकता है, वहाँ भी कर्ट ने सीमेंट लगा दिया है। वो आदमी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और पूछ रहा था कि आखिर ये तुमने कैसे किया, जिस पर कर्ट कहता है कि उसने एक स्टिक की हेल्प ली सीमेंट ऊपर तक पहुंचवाने के लिए। हालांकि अभी वो आदमी इस चीज से हैरान है कि कर्ट ने 3 के 3 बैरल खाली कैसे कर दिए। वैसे अब इसके पीछे रीजन जो भी हो, पर कर्ट ने कमाल कर दिया। इस वजह से वो आदमी कर्ट से पूछता है कि क्या कर्ट आगे भी काम कंटिन्यू करेगा और वो कब तक इस काम को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जिस पर कर्ट कहता है कि उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए। आदमी के लिए ये टाइम परफेक्ट था क्योंकि उसने तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। अभी उसके पास जितने पैसे थे वो तुरंत ही कर्ट को निकाल कर दे देता है और कहता है कि काम खत्म होने के बाद मैं बाकी पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। कर्ट तो उतने ही पैसों में खुश हो जाता है क्योंकि इस काम में उसके हिसाब से ज्यादा खतरा नहीं है, जबकि ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग टीम के साथ वो खतरनाक मॉन्स्टर के पीछे जाता था जहाँ जान जाने का खतरा था और उसके वो दोस्त भी ऐसे थे कि अगर उसकी जान जा रही होगी तो वो उसे बचाएंगे भी नहीं। इतने ज्यादा खतरे के बाद भी तब कर्ट को ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती थी। अभी दीवार पोत कर उसे ज्यादा पैसे मिले हैं। कर्ट ने काम एक्सेप्ट कर लिया था और अगले दिन तक जमकर काम किया। अभी 3 दिन में ही उसने पूरा काम खत्म कर दिया था, मतलब वहाँ जितने भी वो दीवार थी सीमेंट से कवर हो चुकी थी। वही आदमी नहीं बल्कि गाँव के जितने भी लोग गाँव से बाहर जाते वो भी इन दीवारों को देखकर हैरान हो जाते क्योंकि काम बहुत ही ज्यादा परफेक्टली हुआ है। अभी वो आदमी कर्ट के पास आता है और उससे कहता है कि उसे कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। इसका कारण ये है कि कर्ट ने पूरा काम खत्म कर दिया है, इसलिए अब वो आकर करेगा ही क्या। वैसे यहाँ वो आदमी सोच रहा था कि इस तरह के काम को डबल एस रैंक में भी सबमिट किया जा सकता है, फिर भी कर्ट को एज अ
जी रैंक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रैंक पर यहाँ भेजा गया। हालांकि उसने पैसे दिए थे और कर्ट को बाय भी बोल दिया था। कर्ट वापस लौटता है, उसके हाथ में पैसे थे, लेकिन फिर भी वो उदास था क्योंकि कर्ट को लग रहा था कि शायद उसे काम से निकाल दिया गया। वैसे वहाँ दूसरी तरफ जब कर्ट वापस उस जगह पर पहुंचा, मतलब उसी ब्रांच में जहाँ से कर्ट को काम मिला था, तो वहाँ पर कर्ट की उस रिसेप्शनिस्ट से बात होने से पहले ही वहाँ एक दूसरी लड़की पहुंच गई जो कि अपने लिए एक माइनर हायर करना चाहती है। इसलिए तुम गलत ना समझो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि माइनर मतलब माइन करने वाले, मतलब खोदने वाले। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़के को एक माइनर तो चाहिए, लेकिन वो एडवांस पेमेंट नहीं कर सकती, और साथ ही जहाँ वो माइनिंग के लिए जा रही है ये भी पक्का नहीं है कि वहाँ से कुछ मिलेगा। मतलब जो भी उसके साथ काम करेगा वो 100% रिस्क में है, मतलब उसे पैसे मिल रहे हैं या नहीं ये चीज 1-2 हफ्ते बाद ही पता चलेगी। इस चीज के चलते जो दूसरी रिसेप्शनिस्ट थी वो कह रही थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी दौरान कर्ट की वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ आई और उसने भी यही समझाया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, सामने वाले को एडवांस में कुछ पैसे देने होंगे तभी वो आपके साथ चलने को तैयार होगा। पर इतने में ही कर्ट ने ये बात सुन ली और तुरंत ही आगे आकर कहने लगा कि वो इस काम के लिए तैयार है। खैर उस लड़की ने कर्ट को देखा और वो भी वही बात रिपीट की, मुझे माइनर चाहिए, मतलब मुझे खोदने वाला चाहिए। अभी बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ ये चीज तुम समझ ही जाओ। तो उस लड़की का मतलब यही था कि कर्ट जैसा लड़का दोनों ही काम नहीं कर सकता, इसी वजह से उसे एक मस्कुलर आदमी चाहिए जो दिन रात काम कर सके। हालांकि अभी उस रिसेप्शनिस्ट का वही जवाब था कि वो एक ऐसा आदमी ढूंढ कर ला तो देंगे, लेकिन इसके बदले उसे 10 सिल्वर कॉइन चाहिए जो कि वो लड़की नहीं दे सकती। इसी वजह से आखिर में उसे कर्ट को ही साथ लेकर जाना पड़ता है। अभी कर्ट उस लड़की के साथ चला गया था। इधर वो रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि कर्ट बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का लड़का है, तभी उसने हाँ कर दी, वरना इस तरह के काम लेने में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। खैर इतने में ही उसे वो रिसीप्ट मिलती है जो कि कर्ट के पहले वाले काम की थी। कर्ट ने जिस वॉल को रिपेयर किया वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए और लोगों की भी जरूरत पड़ती या फिर एक सिंगल पर्सन से काम वो करवाया जाता तो वो भी एक लंबा समय तक चलता। लेकिन कर्ट बहुत ही जल्दी काम खत्म करके आ गया, जिसकी वजह से कर्ट का जो पेमेंट मिली वो बहुत कम थी और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो उस ब्रांच में भेजी गई है जो कि कर्ट को आगे मिल जाएगी। वो पेमेंट थी टोटल 200 गोल्ड कॉइन। ये चीज देखकर वो रिसेप्शनिस्ट अभी बहुत ज्यादा हैरान थी। अभी वो इतनी ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि वो पीछे हटी और गलती से उन्हीं बोरियों पर गिर गई जिन्हें कर्ट उठाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा होने के बाद उसने नोटिस किया कि उन बोरियों के अंदर रेत नहीं भरी हुई है। बाद में उसे पता चला कि ये बस खास तरह की बोरी है जिन्हें मैजिक चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये इस तरह से कि इन बोरियों के अंदर जो चीज है वो मैजिक से रिएक्ट करती है। मतलब सामने वाला एक मैजिशियन लेवल का बंदा होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर मैजिक पावर हो, तभी ये बोरियां रिएक्ट होंगी। और अगर ये रिएक्ट होती है तो सामने वाले पर्सन की एनर्जी पर डिपेंड करता है कि ये कितनी भारी होगी। मतलब जितनी ज्यादा ताकतवर आदमी होगा उसे इन बोरियों को उठाने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब ये चीज और जानने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट और ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वैसे फाइनली अब सीन सीधा कट पर आता है जो कि उस लड़की यानी कि अपनी नई बॉस यूलिशिया के साथ जंगल पहुंच चुका था। असल में जिस जगह पर माइनिंग के लिए जा रहे थे वो जंगल दूसरी तरफ है। जंगल में घूमते घूमते करीबन कई घंटे बीत गए और अब शाम भी हो चुकी थी। इस वजह से उन्होंने एक अच्छी खासी जगह देखकर वो एक टेंट लगा दिया। यूलिशिया के पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। इस वजह से उसके पास सिर्फ एक ही टेंट था। इसका मतलब कर्ट और उसे एक ही टेंट में सोना होगा। कर्ट ये चीज जानकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, वो इतनी सुंदर लड़की के साथ नहीं सो सकता। कर्ट को भी अपनी औकात पता है। खैर यूलिशिया को लगता है कि ये सस्ती पिकअप लाइन है, इसलिए वो गुस्सा करती है, पर कर्ट कहता है कि नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा। उसने अपनी जिंदगी में यूलिशिया जैसी सुंदर बॉस कभी नहीं देखी। अभी यूलिशिया ने जवाब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस वजह से वो कर्ट को चुपचाप बैठने को कह देती है और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा दे देती है। ये उसने खुद ने बनाया था। इस वजह से कर्ट अभी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। असल में आज से पहले कर्ट को किसी ने कुछ हाथ से बनाकर नहीं दिया। साथ ही उसकी जो पिछली टीम थी ब्लेजिंग ड्रैगन फिंग, उसके लोग तो कभी उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे। इसलिए कर्ट इस तरह की बॉस पाकर बहुत ज्यादा खुश है। खैर बाद में वो लोग टेंट में पहुंचते हैं जहाँ कर्ट सो तो गया था लेकिन अभी उसकी नींद नहीं लग रही थी, इसलिए वो पीछे पलटता है ये देखने के लिए कि यूलिशिया सोई या नहीं। हालांकि ये बहुत ही बड़ी चीज है, पर वहाँ यूलिशिया ने सिर्फ अंडरवेयर पहन रखी थी, बाकी उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। वो ना जाने इस तरह से क्यों सो रही है। खैर कर्ट को ये चीज गलत लगती है क्योंकि वो उसकी बॉस है, इसलिए कर्ट उठकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि बाद में हमें पता चलता है कि ये बॉस कर्ट का एक टेस्ट था। यूलिशिया अभी जग रही थी, उसने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कर्ट का कैरेक्टर चेक करना चाहती थी। मगर कमाल है, 100% रिस्क लेकर उसने ये कैरेक्टर चेक कर लिया। वैसे अब जो भी हो, कर्ट ने टेस्ट पास कर लिया था, इसलिए वो भी सो गई और कर्ट भी बाहर जाकर सो गया। सुबह जब यूलिशिया की नींद खुली तो उसने देखा कि कर्ट पूरी रात बाहर सोया था। साथ ही कर्ट ने न जाने कब रात को यूलिशिया के कोट की एक बटन ठीक कर दी। अभी यूलिशिया यही सोच रही थी कि इस तरह का इनोसेंट बच्चा क्या इस तरह के खतरनाक माइनिंग जैसे काम में ठीक रहेगा। मतलब क्या उसे सच में कर्ट का
अपने साथ ले जाना चाहिए, पर उसके पास भी कोई और चारा नहीं था। उसके पास पैसे नहीं है और उसे इस हफ्ते 10 गोल्ड कॉइन की जरूरत है, क्योंकि भले ही माइनिंग में कुछ निकले ना निकले, लेकिन गवर्नमेंट को 10 गोल्ड कॉइन देने होंगे एज अ टैक्स, क्योंकि वो एक माइनर है और साथ ही उसके ऊपर शायद कोई लोन वगैरह भी हो। अभी वो कर्ट को जगाती है और कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़कर खोदना शुरू करना चाहिए। जिस पर कर्ट कहता है कि नहीं, ऐसे भी कहीं पर खोदने से उन्हें क्रिस्टल नहीं मिलेंगे। ये सुनकर यूलिशिया पूछने लगती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो कर्ट कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा। कर्ट वहाँ से थोड़ी ही दूर गया और एक बड़ा सा स्टोन लेकर आ गया। स्टोन किसी काम का नहीं था, इसलिए यूलिशिया हैरान थी, पर कर्ट ने जैसे उस स्टोन को बीच से तोड़ा तो यूलिशिया देखती है कि अंदर तो क्रिस्टल है। वो ये देखकर हैरान थी। कर्ट कह रहा था कि क्रिस्टल ना जाने कितने में बिकेगा, लेकिन एक इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल जमा कर लिए जाएं तो हम इजीली कुछ गोल्ड कॉइन कमा सकते हैं। वो लोग वहाँ से आगे बढ़े और कर्ट ने कई सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए थे, जिनके अंदर से उसने क्रिस्टल निकाल लिए थे। कर्ट कह रहा था कि अगर उन क्रिस्टल को एनर्जी यानी कि अपनी माना पावर के साथ इन्फ्यूज करके मैजिक क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो ये और ज्यादा महंगे बिकेंगे। अभी कर्ट का ये आइडिया तो परफेक्ट था, लेकिन यूलिया जानती कि पूरी सिटी में ऐसा काम 10 ही लोग कर सकते हैं जो कि इस काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत पैसे लेंगे, इसलिए इस आइडिया का कोई फायदा नहीं। पर इतने में ही कर्ट ने एक क्रिस्टल उठाकर अपने हाथ के बीच में रखा और एनर्जी के थ्रू उसे एक मैजिक क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये चीज देखकर यूलिशिया बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। हालांकि अब कर्ट अपने काम में लग जाता है और उन सभी क्रिस्टल को मैजिक में ट्रांसफॉर्म कर यूलिशिया को वो दे देता है। यूलिशिया फैसला करती है कि वो उन क्रिस्टल को जाकर सेल करेगी। अभी शाम हो चुकी थी, इसलिए उसे अभी की अभी निकलना चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कर्ट वहीं रुकने का फैसला करता है, क्योंकि यूलिशिया उन क्रिस्टल को बेचकर वहीं आ जाएगी और ये लोग फिर से काम करना शुरू करेंगे। ऐसी इस वजह से क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द 10 गोल्ड कॉइन जमा करने हैं। अभी के लिए सीन सीधा यूलिशिया पर आता है, जो कि नेक्स्ट डे सिटी पर पहुंच चुकी थी। वो पहले एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ फॉरेन क्रिस्टल को सेल किया जा सकता है। वहाँ जो गार्ड था वो यूलिशिया से पूछता है कि वो इन क्रिस्टल को कहाँ से लाई और वो है कौन, जिस पर यूलिशिया को अपनी थोड़ी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है और एक पेंडेंट भी दिखाना पड़ता है, जिसका मतलब था कि वो पहले रॉयल फैमिली के लिए सर्व कर चुकी है और अभी एक एडवेंचर की तरह अपनी लाइफ मैनेज कर रही है। खैर, इस तरह से क्रिस्टल को सेल कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए यूलिशिया ने वहाँ क्रिस्टल ना बेचकर अपने एक दोस्त के पास जाने का फैसला किया। वो दोस्त उन क्रिस्टल को खरीद सकती है। यूलिशिया उसकी शॉप पर पहुंची और उसने एक क्रिस्टल एज अ स्पेल उस लड़की को दिखाया। वो लड़की दूर से देखती है और कहती है कि इस क्रिस्टल के बदले मैं तुम्हें 10 सिल्वर कॉइन दे सकती हूँ। अभी यूलिशिया के लिए ये कॉइन बहुत थे, क्योंकि उन क्रिस्टल को कर्ट और उसने बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया था और कर्ट ने अभी वो जल्दी उन्हें मैजिक क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म किया, इसलिए यूलिशिया के हिसाब से 10 सिल्वर कॉइन बहुत होंगे। अचानक ही जब वो लड़की नजदीक जाकर उस क्रिस्टल को देखती है, मतलब उस स्पेल वाले क्रिस्टल को, तो हैरानी से उसकी कीमत बढ़ाते हुए 10 गोल्ड कॉइन कर देती है। वो सिर्फ अभी उस सैंपल कॉइन के 10 गोल्ड कॉइन देने को तैयार थी। इसका रीजन ये है कि एक मैजिक क्रिस्टल को उसके अंदर से निकालने वाली मैजिक एनर्जी के कारण खरीदा और बेचा जाता है। तो अभी जब उसने दूर से उस क्रिस्टल को देखा तो उससे ज्यादा एनर्जी नहीं निकल रही थी, लेकिन पास आकर पता चला कि इसका रीजन ये था कि जिसने भी उस क्रिस्टल को मैजिक पावर से इन्फ्यूज किया, उसने इतनी बारीकी से ये काम किया था कि उस मैजिक क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी लीक नहीं हो रही। इस वजह से बाहर से एनर्जी नहीं देखी जा सकती, जबकि अंदर उसमें बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी स्टोर्ड है। अभी यूलिशिया के पास करीबन 50 मैजिक क्रिस्टल थे, जिनके बदले उसके दोस्त ने टोटल टेबल पर 500 गोल्ड कॉइन्स रख दिए। यूलिशिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा हैरान है ये चीज अपनी फ्रेंड के सामने शो नहीं करती। खैर, अभी उसकी फ्रेंड उस पेमेंट के बदले यूलिशिया से 2 डिमांड करती है। पहली चीज कि यूलिशिया उसकी दुकान के अलावा ये मैजिक क्रिस्टल कहीं और नहीं बेचेगी, क्योंकि अगर मार्केट में इतने हाई मैजिक पावर्ड वाले मैजिक क्रिस्टल बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दूसरी डिमांड ये थी कि यूलिशिया को उस पर्सन के बारे में जिसने इन क्रिस्टल को बनाया। हालांकि यूलिशिया ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि ये कर्ट की पर्सनल आइडेंटिटी और वो बिना कर्ट के परमिशन की ये चीज किसी और को नहीं बता सकती। अभी ये सुनकर उसकी दोस्त उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूं, इसलिए तुम्हें तो मेरी बात माननी होगी, क्योंकि ये एक ऑर्डर है। असल में वो जो उसकी दोस्त है वो एक कर्ट मेज है, जो कि पहले जब यूलिशिया रॉयल फैमिली के लिए काम करती थी तो यूलिशिया के सीनियर रैंक पर थी। अभी यूलिशिया ये बात सुनकर कहती है कि अब मैं रॉयल फैमिली के लिए काम नहीं करती, इसलिए
तुम मेरी सीनियर नहीं हो, जिसके बाद उसके दोस्त को भी हार माननी पड़ती है, इसलिए वो ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करती। अब इसके बाद यूलिशिया वहाँ से सीधा उस मेन ब्रांच में पहुंच चुकी थी जहाँ से उसे कर्ट मिला था। अभी यूलिशिया के पास पूरे 500 गोल्ड कॉइन है जिन्हें वो इजिली अपने पास रख सकती है, लेकिन वो कर्ट के साथ धोखा नहीं करेगी, इसलिए वो 499 गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में जमा करवाने का सोचती है। साथ ही उसे रिसेप्शनिस्ट से वो कर्ट के बारे में थोड़ी डिटेल मांगती है, जबकि रिसेप्शनिस्ट खुद उससे कर्ट के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे खुद कर्ट की ज्यादा नॉलेज नहीं है। अभी उसे बस इतना पता है कि कर्ट किसी गांव से है और कर्ट पहले ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर रह चुका है। बस इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती कि आखिर कर्ट इतना स्पेशल कैसे है। वैसे अब यूलिशिया भी इतनी नॉलेज लेकर वापस वही जंगल में कर्ट के पास लौट आई थी, जहां पहुंचकर वो देखती कि कर्ट ने एक लकड़ी का एक घर तैयार कर लिया है, जबकि उसे बस गए हुए एक दिन बीता था। वो हैरानी से कर्ट से पूछती है कि आखिर कर्ट ने ऐसा कैसे किया, तो कर्ट बताता है कि ये चीज उसके गांव में बहुत नॉर्मल है, इस तरह के घर कोई भी बना सकते हैं। साथ ही कर्ट पहले भी ये चीज बोल चुका था कि उसके गाँव में माइन बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसी वजह से वो इजिली क्रिस्टल को ढूंढ पाया था। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग टीम पर आता है, जो कि अभी एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। खैर यहाँ पर उनकी हालत अभी बहुत ही खराब है क्योंकि वो मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। असल में प्रॉब्लम ये थी कि गोलनोवा उससे लड़ रहा था और इस बीच उसे थोड़ी चोट आ गई, जो कि हील करना जरूरी है, लेकिन हीलिंग मैजिक सिर्फ मार्ला को आता है, जो कि खुद भी अभी उस मॉन्स्टर को रोकने में मदद कर रही है। अभी उन्हें हेल्प चाहिए थी। गोलनोवा तुरंत ही पूछता है कि क्या उसे चौथे मेंबर को फायर मैजिक यूज करना नहीं आता, जिस पर वो चौथा मेंबर खुद ही चिल्लाकर कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम खुद भी फायर मैजिक इस्तेमाल करना जानते हो। अभी इन्हें लड़ाई के मैदान में इस तरह से बहस करता हुआ देख बंडाना हंसते हुए मन में सोच रही थी कि ये टीम जल्दी खत्म हो जाएगी। वैसे यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होकर वापस कर्ट और यूलिशिया पर आता है। अभी अगला दिन शुरू हो चुका था। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे क्योंकि यूलिशिया कर्ट को अभी अपनी उसी दोस्त के बारे में बता रही है जिसे उसने क्रिस्टल सेल किए थे। यहाँ वो उनकी कीमत तो कर्ट को नहीं बताती, बस दूसरी बात बताती है जो कि हमें तब नहीं बताई गई थी। असल में यूलिशिया की वो दोस्त जो कि रॉयल फैमिली के लिए एज अ कर्ट मेज भी काम करती है, उसने तब ऑफर दिया था कर्ट के लिए। यूलिशिया ने कर्ट की आइडेंटिटी नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने ऑफर दिया है कि अगर कर्ट मतलब कि जो भी यूलिशिया की मदद कर रहा है वो पर्सन चाहे तो वो उसे रॉयल फैमिली में एक लैबोरेटरी के अंदर एक जॉब दिलवा सकती है, जो कि एज ए नॉवल की तरह होगी। मतलब कर्ट को एक नॉवल की तरह ट्रीट किया जाएगा, साथ ही उसे पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये कर्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से यूलिशिया ने भी ये बात अपने तक नहीं रखी और यहाँ आकर कर्ट को पूरी बात बता दी। खैर कर्ट मना कर देता है और कहता है कि नहीं, उसे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ उसके नीचे कोई काम करे। साथ ही वो ऑलरेडी एक काम ले चुका है जो कि है यूलिशिया का वो कर्जा उतारने का। मतलब उसे जो 10 गोल्ड कॉइन चाहिए थे उतने उसको काम करके देना। अभी कर्ट उससे पूछता है कि उसने जो क्रिस्टल सेल किया क्या उससे उसके उस लोन पर कुछ फर्क पड़ा, मतलब क्या उतने में काम हो जाएगा या उन्हें और क्रिस्टल माइन करने हैं। जिस पर यूलिशिया कहती है कि वो अच्छे अमाउंट पर सेल हुए थे, लेकिन मैं पूरे पैसे नहीं रख सकती क्योंकि मेरे उसमें कोई हाथ नहीं था। सारा काम तुमने किया, मैंने हैंडलिंग के चार्जेस तो काट लिए, बाकी जितने पैसे थे वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए। वैसे अगर तुमने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो तो यूलिशिया ने सिर्फ एक गोल्ड कॉइन अपने पास रखा था, जबकि 499 गोल्ड कॉइन उसने कर्ट के नाम करवा दिए। अभी कर्ट को ये चीज पसंद नहीं आती। यहाँ उसे अमाउंट तो पता नहीं चला, पर फिर भी उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए थे क्योंकि उसे पैसे यूलिशिया के साथ काम करने के मिलेंगे, ना कि वो जो माइनिंग कर रहा है उसके। लेकिन यूलिशिया को अंदर से बुरा लगेगा अगर वो कर्ट को हिस्सा नहीं देगी, तो इस वजह से कर्ट अब इसी चीज पर कुछ नहीं कह सकता। यहाँ यूलिशिया बोल देती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर दूंगी, लेकिन हम फिर से माइनिंग पर जाएंगे और आज मैं भी माइनिंग करूंगी जिससे कि मैं अपने लोन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं। अब इन सब बातों के बाद वो लोग निकल चुके थे। कर्ट बता रहा था कि उसने एक जगह देखी है, वहाँ माइनिंग की जा सकती है, लेकिन यूलिशिया जहाँ भी गड्ढा करे 50 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा ना करे क्योंकि उसके नीचे उसे ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। अभी वो माउंटेन रेंज में है जहाँ क्रिस्टल जमीन के ज्यादा नीचे नहीं होते। अभी यूलिशिया कर्ट की बात मान लेती है और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। यूलिशिया ने गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक उसने गड्ढा कर लिया था और फाइनली उसे एक अजीब सा मेटल मिल चुका था जो कि दिखने में गोल्ड की तरह लग रहा था, लेकिन शायद वो किसी तरह का क्रिस्टल है क्योंकि उसे लेकर यूलिशिया सोच रही थी कि शायद ये 3 गोल्ड कॉइन का बिक सकता है और साथ ही अगर वो कर्ट से रिक्वेस्ट करे तो कर्ट फ्री में उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, फिर वो एक मैजिक क्रिस्टल की तरह बिक जाएगा। इससे यूलिशिया को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये सोचकर वो कर्ट की तरफ भागती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में कर्ट गया था उस डायरेक्शन में। हालांकि अचानक ही जब वो उस जगह पर पहुंचती है तो वो हैरान हो गई क्योंकि कर्ट ने एक पूरी माइन शाफ्ट तैयार कर दी थी, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ माइनिंग की जा सकती है। अभी इस तरह की जगह को देखकर यूलिशिया बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान इस वजह से भी है क्योंकि वो माइनिंग अभी ग्रो कर रही है। कर्ट ने शायद किसी तरह के
अलग सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जिससे वो जगह ग्लो कर रही है, वरना वहाँ बहुत सारे लालटेन लगानी पड़ती। अभी कुछ ही देर में कर्ट वहाँ पहुँचता है, जो कि अपने साथ बहुत सारे क्रिस्टल लेकर आया था, जिन्हें वो एक अलग बड़े से बक्स में फेंक रहा था, क्योंकि उसके लिए वो ज्यादा काम के नहीं। वैसे तो वो मिनरल्स है और बहुत कीमती है, लेकिन कर्ट के हिसाब से वो वेस्ट है। ये चीज देखकर यूलिशिया हैरानी से पूछती है कि आखिर तुमने इन्हें अलग क्यों रखा है, जिन्हें वो एक अलग से बड़े से बक्से में फेंक रहा था, क्योंकि उसके लिए वो ज्यादा काम के नहीं। तो कर्ट कहता है कि मेरे काम के नहीं है, मैं किसी और मिनरल को ढूंढ रहा हूँ। हालांकि यूलिशिया हैरानी से पूछने लगती है कि आखिर ये मिनरल काम की कैसे नहीं है, क्योंकि भले ये गोल्ड जितने महंगे ना हो, लेकिन ये प्लेटिनम से ज्यादा महंगे बिकते हैं। साथ ही वो पूछने लगती है कि आखिर कर्ट किस मिनरल को ढूंढना चाहता है, जिस पर कर्ट नाम लेता है ओशकम का। ये ना जाने किस तरह का मिनरल होता है, पर यूलिशिया के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब इसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कर्ट कहता है कि हाँ ऐसा तो है, पर अगर मेहनत की जाए तो इसे ढूंढा जा सकता है। कर्ट की नॉलेज के हिसाब से जमीन में अगर बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाए तो इजिली मिनरल को ढूंढा जा सकता है। ये सुनते ही यूलिशिया समझ गई कि कर्ट ने ये आगे एक बहुत गहरा गड्ढा करा है, जिस पर कर्ट बताता है कि हाँ, वो कहता है कि अगर वो उस मिनरल को ना भी ढूंढ पाया तो वो बाद में गड्ढे को कवर कर देगा, जिससे कि किसी और व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। वैसे अभी इसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, जिससे इन्होंने इतना लंबा रास्ता तय किया, जो कि जिस टाउन से ही आए हैं उस टाउन से एक दूसरे टाउन तक को कनेक्ट कर सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यूलिशिया भी वहाँ उस रास्ते को ऑफिशियली यूज करने की परमिशन दे देती है। मतलब लोग अगर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना चाहें तो इस छोटे रास्ते को चुन सकते हैं, उस जंगल के बड़े रास्ते को ना चुनकर। बस इसके बदले मेंटेनेंस फी उन्हें यूलिशिया को देनी होगी। इससे यूलिशिया का जो खर्चा है, मतलब कि वो टैक्स वगैरह, वो इजिली हर महीने पे होता जाएगा। कर्ट ने उसे एक अच्छा ग्लिच दे दिया जिससे वो फ्री पैसा कमा सकती है। वैसे इसका मतलब ये है कि अब कर्ट का काम पूरा हुआ। कर्ट को अब यूलिशिया के लिए माइनिंग करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब अब वो फ्री है। अभी जब कर्ट फिर से काम की तलाश में घूम रहा था, तब उसकी मुलाकात बडाना से होती है। वो बताती है कि वो खुद भी ब्लेजिंग ड्रैगन फैन को छोड़कर आई। वो यहाँ कर्ट को एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। अभी कुछ टाइम पहले गोलनोवा एक रेस्टोरेंट में गया था, जहाँ उसने जब खाना खाया तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो खाने को यहाँ वहाँ फेंकते हुए बिना पैसे दिए बाहर निकल गया, जिस वजह से उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए थे। तब गोलनोवा को भूख लगी हुई थी और उसे सिर्फ कर्ट के हाथ का खाना पसंद आता है। इसी वजह से वो बडाना से आकर पूछता है कि क्या कर्ट का बनाया हुआ खाना कुछ रखा है, जिस पर बडाने ने जवाब दिया कि नहीं, जितना भी था वो गोलनोवा पहले ही खा चुका है। गोलनोवा गुस्से में हो गया और उसने बडाना से कहा कि वो किसी भी कीमत पर कर्ट को ढूंढ कर लाए, और अगर कर्ट साथ आने से मना करे तो उसकी पिटाई लगाए, फिर तो कर्ट आ ही जाएगा। इस पर बडाने ने कहा ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगी। इतना कहते हुए उसने पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए चुपचाप गोलनोवा का टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चुरा लिया और वहाँ से निकल गई। अभी इस इंसिडेंट के बारे में वो कर्ट को बता रही थी। कर्ट सोच रहा था कि उसका फिर से ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग में लौटना सही होगा या नहीं, लेकिन इस पर बडाना कहती है कि नहीं, वो टीम खत्म हो चुकी है। वैसे यहाँ हमें माला के बारे में भी पता चलता है कि उसे उस इंसिडेंट के पहले ही चर्च वालों ने बुला लिया था, जिस वजह से वो बच गई, क्योंकि बाद में कुछ गार्ड ने गोलनोवा को पकड़ लिया यहाँ वहाँ बुरा बिहेवियर करने के लिए। अभी इधर जब कर्ट और बडाना बात कर रहे थे, तभी बडाना को एक बात याद आई और वो कर्ट से कहने लगी कि अगर तुम काम की तलाश में हो तो मुझे एक जॉब पता है। एक पर्सन है, उसे एक एप्रिसेंट की जरूरत है, मतलब उसे अपने लिए एक आदमी चाहिए जो कि उसकी मदद कर सके। और उसने एक लिमिट निकाली जो कि सिर्फ 15 साल तक के लोग ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा एज के लोग उसके लिए काम नहीं कर सकते। अभी काम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कर्ट को जब भी पता चला कि ये काम उसकी एज तक के लोगों के लिए है, तो उसे महसूस हुआ कि हाँ, उस आदमी को सच में उसकी जरूरत है। इसलिए वो तुरंत ही उस जगह का एड्रेस बडाना से लेकर वहाँ से निकल गया। अभी जब कर्ट वहाँ चला गया था तो बडाना मन में सोच रही थी कि क्या उसे कर्ट को काम की पूरी डिटेल देनी चाहिए थी, लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगती कि भले ही काम जिम्मेदारी वाला है, लेकिन कर्ट संभाल लेगा। अब इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होकर कर्ट पर आता है, जो कि उस जगह पहुंच चुका था। वैसे में इस जगह के बारे में बताया जाता है, ये जगह एटलायर के नाम से जानी जाती है, जो कि असल में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, जिसे मेडिसिन, मैजिक शूट्स या फिर मैजिकल आइटम्स बनाने के लिए एक खास नोवल परमिशन मिली है। इसी वजह से तब बडाना कह रही थी कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। खैर कर्ट को जब ये बात पता चली कि वो एटलायर के लिए काम कर रहा है, तो उसे भी अंदर से फील आई कि सच में वो आगे आ चुका है। वैसे अभी गेट नॉक करने के बाद एक लड़की सामने आती है और कर्ट का रिएक्शन बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि वो लड़की अभी छोटी है, इसलिए कर्ट उसे मास्टर कह के बुलाएगा। हालांकि उस लड़की को लग रहा था कि वो एक एल्फ है, इसी वजह से कर्ट का एक ऐसा रिएक्शन आया। लेकिन कर्ट कहते हैं कि नहीं, वो बस शॉक हो गया था कि कहीं वही तो उसकी मास्टर नहीं, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, उसका नाम मिशेल है और वो यहाँ की मास्टर ओफेलिया की असिस्टेंट है। इसके बाद अब कर्ट उसे बताता है कि उसे मिस बडाना ने भेजा है यह काम के सिलसिले में, जो सुनकर मिशेल खुश हो जाती है और तुरंत ही कर्ट को लेकर अंदर जाती है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। वो कर्ट को किचन में लेकर गई जहाँ बर्तन पड़े हुए थे और साथ ही वहाँ बहुत ही खतरनाक स्मेल आ रही थी, क्योंकि ना जाने बर्तन कितने टाइम से धुले नहीं है।
कर्ट को उन्हें देखकर झटका नहीं लगा, बल्कि कर्ट को खुशी हुई क्योंकि फाइनली उसकी स्किल अब काम आएंगी। अचानक ही ओफेलिया मतलब कि जो असली सिस्टर है उसकी आवाज आई जो कि मिशेल को बुला रही थी। इसलिए मिशेल कर्ट को काम समझाकर वहाँ से चली जाती है। अभी उसने यही सोचा कि काम बहुत मुश्किल है, इसलिए कर्ट को बहुत समय लगेगा, लेकिन कर्ट इस तरह के काम का वहाँ ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग के लिए बहुत काम कर चुका है। इसी वजह से उसे एक्सपीरियंस है, इसलिए उसने ये काम आधे घंटे में ही पूरा कर दिया। कर्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या करे, इसलिए वो उसी रास्ते की तरफ बढ़ गया जहाँ मिशेल गई थी। अभी कर्ट को वहाँ एक दरवाजा दिखा। कर्ट ने जैसे ही गेट नॉक किया तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई जो कि कर्ट को अंदर आने की परमिशन देती है। कर्ट देखता है कि उस लड़की ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने, बस उस लड़की की एज करीबन कर्ट की जितनी थी। वहाँ वो लड़की कर्ट से कहती है कि अगर तुम लेडी ओफेलिया को ढूंढ रहे हो तो वो बेसमेंट की तरफ गई है। कर्ट उस लड़की से माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि अचानक ही उसकी नजर उस लड़की के पेट पर पड़ती है जहाँ एक अजीब सा निशान था, मतलब वो एक क्रॉस मार्क है। कर्ट कहता है कि क्या वो उस निशान के नजदीक देख सकता है, जिस पर वो लड़की परमिशन देती है और कर्ट नजदीक आकर उसके पेट को टच करता है। इससे कर्ट को पता चलता है कि वो एक कर्स मार्क है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है और वो इतने टाइम से बना हुआ है कि अब उस लड़की को वहाँ उस जगह पर दर्द होना भी बंद हो चुका है, मतलब उसकी बॉडी पेन फील ही नहीं कर सकती। ये चीज बहुत बुरी है, इसलिए कर्ट को थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन अचानक ही उस लड़की के पेट से आवाज आती है जिसका मतलब उसे भूख लगी हुई थी। उस लड़की का चेहरा भी लाल हो चुका था। कर्ट कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक हल्का फुल्का खाना बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर कर्ट वहाँ से चला गया। अभी कर्ट जब किचन में आया तब उसे याद आया कि उसने उस लड़की के पेट को टच किया जबकि उसने कुछ भी नहीं पहना था। ये बहुत वियर्ड सिचुएशन थी, इसलिए इस बारे में सोचते हुए अचानक वो स्कूल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। वैसे यहाँ से सीन चेंज होकर यूलिशिया और उसके उस दोस्त पर आता है जिसे यूलिशिया ने क्रिस्टल बेचे थे। वैसे उस लड़की का नाम मिमोको है। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि वो क्रिस्टल कितने में बिकेंगे जो कि यूलिशिया ने अपने साथ लेकर आई। अभी हमें पता चलता है कि कर्ट ने जो बेकार क्रिस्टल जमा किए थे, मतलब जो क्रिस्टल कर्ट के हिसाब से कीमती नहीं है वो, और साथ ही वो अजीब सा मिनरल जो कि बहुत ज्यादा रेयर है जिसे कर्ट ने ढूंढ लिया था, वो दोनों कंबाइन करते हुए करीबन 50,000 गोल्ड कॉइन के बिकेंगे। ये सुनने के बाद यूलिशिया बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। खैर वो मिमोको से पूछती कि क्या हो अगर वो पर्सन जिसने इन्हें ढूंढा है वो सभी के सामने आ जाए, तो इस पर मिमोको जवाब देती है कि ये सही नहीं होगा। इस तरह के पर्सन को सीक्रेटली काम करना ही सूट करता है। अगर वो सभी के सामने आ गया तो कुछ लोग उसे लालच के चलते या तो किडनैप कर सकते हैं या जान से भी मार सकते हैं। अब इस चीज से यूलिशिया को भी कर्ट की चिंता होती है। इसी वजह से वो मिमोको को बता देती है कि मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो पहले ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर रह चुका है। हालांकि उन लोगों ने उसे निकाल दिया था। इस पर मिमोको कहती है कि उस टीम का लीडर गुनलोवा अभी कुछ गार्ड्स के थ्रू पकड़ा गया क्योंकि वो टाउन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए वो लोग अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। अभी के लिए उस लड़के को किसी ऐसे काम में लगाना होगा जहां वो सेफ रह सके। मैंने सुना है कि एटलायर वालों को किसी लड़की की तलाश है। अगर हम कर्ट को मना पाए तो वो वहां काम कर सकता है। अभी इन लोगों को नहीं पता कि कर्ट ऑलरेडी उस जगह के लिए काम कर रहा है। खैर सीन चेंज होकर वापस कर्ट पर आता है जिसने खाना रेडी कर लिया था। तभी वहाँ पर मिशेल और साथ ही उसके साथ एक दूसरी लेडी की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ की मास्टर ओफेलिया है। कर्ट उससे पूछता है कि क्या वही उनकी मास्टर है, क्योंकि कर्ट बहुत ही लोगों से मिल चुका है यहाँ आने के बाद, जिस पर ओफेलिया कहती है कि हाँ वही है ओफेलिया। हालांकि कर्ट सबसे पहले उससे माफी मांगता है क्योंकि बिना उसकी परमिशन के कर्ट ने वहाँ खाना बनाया, जिस पर ओफेलिया ने माफ कर दिया था। कर्ट बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वही पास के एक कमरे में एक लड़की है जिसे भूख लगी हुई थी, इसी वजह से उसने खाना तैयार किया उस लड़की के लिए। ये सुनकर ओफेलिया हैरान थी। वो समझ गए थे कि कर्ट उस लड़की से मिला जिसकी बॉडी में पॉइजन है। वो कर्ट से कहती है कि कर्ट इस बारे में बाहर जाकर किसी को न बताए, जिस पर कर्ट ने भी प्रॉमिस कर दिया था। जिसके बाद ओफेलिया उसे अच्छे खासे पैसे देती है और कहती है कि कल फिर तुम सेम टाइम पर आ जाना। जिसके बाद कर्ट पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। अभी ओफेलिया तुरंत ही वहाँ उस लड़की के कमरे में आती है खाना लेकर। वो देखती है कि वो लड़की अभी कर्टन से बाहर की तरफ झांक रही है। ओफेलिया समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना बाहर से तुम्हें कोई देख लेगा। हम नहीं चाहते कि किसी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चले। अभी ओफेलिया की बात मानकर वो लड़की वापस पीछे आ गई थी। ओफेलिया देखती है कि लड़की के कपड़े थोड़े ढीले लग रहे हैं, इस वजह से वो उन्हें सही करने लगती है। लेकिन अचानक ही ओफेलिया के पेट से आवाज आती है जिससे वो समझ जाती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इसी कारण से अभी ओफेलिया सबसे पहले उसे खाने को चेक करने आ रही थी कि उसमें कहीं पॉइजन तो नहीं, जिस पर वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि अगर ये खाना उस लड़के ने बनाया है जो कि अभी अभी यहाँ आया था तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि मुझे वो लड़का दिल का बुरा नहीं लगता। अभी ओफेलिया ने भी बात मान ली थी। वहाँ वो लड़की अपने टेबल पर बैठी थी और साथ ही और हाथ जोड़कर खाना खाना शुरू कर देती है। उसे वो खाना बहुत पसंद
आता है। जब ओफेलिया देखती है कि खाने में गड़बड़ नहीं है तो वो भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक ही उस लड़की के गले में दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सांस नहीं ले पा रही हो। ये देखकर ओफेलिया को यही लगता है कि खाने में पॉइजन था। वो तुरंत ही उसका एंटीडोट लेने के लिए भागती है। अभी वो कह रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, वो किसी पर भरोसा कैसे कर सकती है। हालांकि अचानक ही वो लड़की फिर से खड़ी हो जाती है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक थी। साथ ही उसके पेट पर जो निशान बना हुआ था उसे खास कर्ज का, वो भी गायब हो चुका था। ये देखकर ओफेलिया और वो लड़की खुद भी बहुत ज्यादा हैरान थी। वैसे इन लोगों को नहीं पता कि वो निशान किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया था उस लड़की को जान से मारने के लिए बनाया था। अभी जैसे ही वो निशान गायब हुआ तो जिसने वो निशान बनाया था उसे उस चीज का पता लग गया और वहीं से सीन चेंज होकर उस पर्सन पर आया जिसने वो निशान बनाया था। अभी उसका एक दूसरा आदमी उससे कह रहा कि हमें क्या फिर से सेम कर्ज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर वो दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं, अभी ऐसा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें हमारे आगे के प्लान्स पर ध्यान देना होगा। और वैसे भी लेडी लाइस को हम किसी भी मेथड से मारे, मेन मोटिव यही है कि उन्हें खत्म करना होगा। अभी यहाँ वो जिस लेडी लाइस की बात कर रहे हैं ये असल में वही लड़की है जिसका पॉइजन अभी अभी कर्ट ने खत्म किया। उसका नाम लाइस लॉट है, लेकिन हम उसे लाइस बुलाएंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है। अभी यहाँ से सीन चेंज होकर वापस ओफेलिया और लाइस पर आता है, जो कि पिमोको से मिलने आए हुए थे। वहाँ पहुंचकर ओफेलिया देखते है कि पुरानी रॉयल फैमिली के मेंबर यूलेशिया भी आई है। अभी जब लाइस ने अपने सर की हुडी हटाई तो यूलेशिया और मिमोको दोनों ही अपने घुटनों के बलाते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगी, क्योंकि लाइस असल में इस किंगडम की थर्ड प्रिंसेस है। तो वही तीसरा व्यक्ति जो कि लाइस को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी के बारे में अभी इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। लाइस भी यहाँ यूलेशिया और मिमोको से कहती है कि क्या वो लोग उसकी मदद करेंगे उस पर्सन का पता लगाने में, जिस पर वो दोनों ही हाँ करते हैं। लाइस भले ही एक प्रिंसेस है लेकिन सभी को एज ए फ्रेंड देखती है। इस वजह से कर्ट जैसे लड़के पर भी उसने आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। वैसे अभी ओफेलिया मिमोको और यूलेशिया को बताती है कि लाइस पर जिसे खास कर्स मैजिक का इस्तेमाल किया गया था वो एक लड़के की वजह से हट चुका है और इस लड़के का नाम कर्ट। अभी कर्ट नाम सुनकर यूलेशिया और मिमोको दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। वो लोग पूछते हैं कि आखिर कर्ट ने ऐसा कैसे किया, तो इस पर ओफेलिया बताती है कि ये तो उसे भी नहीं पता, बस लाइस ने कर्ट का बना हुआ खाना खाया और अचानक ही उसकी बॉडी से वो कर्स गायब हो गया। खैर अभी मेन बात ये है कि इन्हें किसी भी तरह से उस पर्सन को ढूंढना है जिसे वो कर्स लाइस की बॉडी में इंजेक्ट किया था। देखा जाए तो लाइस एक प्रिंसेस है, इसलिए ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता। जिसने भी ये किया है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है कि वो पैलेस में घुसकर इतना बड़ा कदम उठा पाया। अभी सारे सिचुएशन जान लेने के बाद मिमोको को 3 लोगों पर शक था। पहला सिनोवा जो कि एक जनरल है, दूसरा ट्रिस्टन जो कि एक बिशप है और तीसरा इसिडोरा जो कि असल में थर्ड क्वीन है। ये तीनों ही पर्सन ऐसे हैं जिनके पास पूरी पावर है किसी भी तरह से प्रिंसेस के पास पहुंचकर उस खास कर्स पॉइजन को प्रिंसेस की बॉडी में इंजेक्ट करने की। लेकिन अब इन तीनों में से वो कौन है इस चीज का पता लगाना मुश्किल है। तीनों के पास ही कनेक्शन है लेकिन किसी पर भी डायरेक्टली शक नहीं किया जा सकता। हालांकि ओफेलिया यहाँ एक आइडिया निकालती है। वो कहती है कि हम एक चाल चल सकते हैं। वो बताती है कि अभी कुछ ही दिनों में लाइस 15 साल की हो जाएगी और ट्रेडिशन के हिसाब से वो एक अडल्ट हो जाएगी, इसलिए फिर उसे करीबन 1 साल के लिए ट्रेनिंग कैंप पर भेजा जा सकता है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएगी, इसलिए लोग प्लानिंग कर एक ऐसी फिक्शनल जगह बना सकते हैं जहाँ एक फिक्शनल पर्सन या यूं कह लो कि इनका चुना हुआ पर्सन लाइस को ट्रेन करेगा। एक ऐसा पर्सन जिसका पहले का कोई रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि जो आदमी लाइस को मारना चाहता है अगर उसे फिर से लाइस पर हमला करना हुआ तो सबसे पहले वो उस मास्टर की इन्फॉर्मेशन निकालेगा, जिससे कि या तो वो मास्टर के साथ हाथ मिला पाए या फिर किसी तरह से उसके थ्रू लाइस पर अटैक कर पाए। इस चीज में उसे टाइम लगेगा क्योंकि जिस पर्सन को प्लान की सोच रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा एक पर्सन ढूंढना भी जरूरी था। इतने में ही यूलेशिया अपने पास से एक मैजिक क्रिस्टल निकाल कर दिखाती है। अभी ओफेलिया उसे देखकर हैरान थी क्योंकि वो मैजिक क्रिस्टल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रिफाइन हुआ था, उसमें बहुत मैजिक एनर्जी है। खैर जब वो उसके क्रिएटर के बारे में पूछती है तो यूलेशिया बताते हैं कि इस मैजिक क्रिस्टल को उसी लड़के ने बनाया है जिस लड़के ने लाइस की बॉडी से उस कर्स पॉइजन को खत्म किया था। जो सुनकर लाइस और ओफेलिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होकर कर्ट पर आता है, जो कि अगले दिन वापस उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां ओफेलिया ने उसे बुलाया था, मतलब उसके उस एल्टायर वाले घर पर। हालांकि वहां पहुंचकर कर्ट को एक कागज दिखता है जिस पर लिखा था कि ये जगह कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। कर्ट कागज पढ़कर हैरान था क्योंकि उसे लगा कि उसकी फिर से जॉब चली गई। तभी बाहर उसे मिशेल मिलती है जिसे ओफेलिया और लाइस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। इसी वजह से वो बताती कि कल कर्ट के जाने के बाद ओफेलिया वहाँ से चली गई और उन्होंने कहा कि अब वो कुछ दिन तक यहाँ नहीं लौटेंगे। इसका मतलब अभी कर्ट के लिए कोई काम नहीं है। कर्ट ये सुनकर उदास हो गया और वहाँ
से लौट गया। वो सोच रहा था कि शायद पिछले दिन उसने कुछ गड़बड़ कर दी जिस वजह से उसकी जॉब चली गई। अब उसे नया काम ढूंढना होगा। हालांकि इतने में ही उसे अपनी पेट से आवाज सुनाई देती है और वो एक रेस्टोरेंट पहुंचता है जहाँ अभी जब वो खाना खा रहा था उसी दौरान वो सामने बैठी 3 लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो बात कर रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह से इस बैगेज को पहुंचाना होगा। असल में किसी पर्सन की तबीयत खराब है और उन्हें सामान लेकर किसी दूसरे टाउन पहुंचना है, लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि वहाँ कुछ आयरन गोलम्स है जो कि रास्ता रोकेंगे जिनसे इन्हें लड़ना पड़ेगा। इनका एक चौथा मेंबर था जिसका काम था कैरियर का, मतलब वो सामान उठाता था और ये तीनों लड़कियां करते थे। लेकिन अभी वो चौथा पर्सन के साथ नहीं है, इसलिए इन तीनों में से किसी एक को वो सामान उठाना होगा। इसी कारण से ये सोच रहे थे कि इन्हें ये मिशन कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन मजबूरन कैंसिल करने पर भी फीस मिलेगी जिस वजह से ये अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। हालांकि इतने में कर्ट वहां आकर ऑफर देता है कि वो कैरियर बनकर इनका सामान उठाने में इनकी मदद कर सकता है। हालांकि वहीं बैठी एक लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी एज इतनी कम है, हम तुम्हें हमारे साथ नहीं ले जा सकते। पर इतने में ही उसका भाई उसके सर पर मारते हुए कहता है कि भूलो मत कि तुम्हारी एज भी इसी लड़की की जितनी है। वैसे अपनी बहन को मैनर्स सिखाने के बाद वो यहाँ कर्ट से माफी मांगते हुए कहता है कि लड़की ये जॉब इतनी ज्यादा आसान नहीं होगी। हम नॉर्मल चीजों के साथ साथ आयरन गोलम को हंट करने का प्लान बना रहे हैं जिसका वजन करीबन 200 किलो होता है। एक नॉर्मल कैरियर कभी इतना वेट नहीं उठा सकता। हमें कोई स्पेशल एबिलिटी वाला कैरियर चाहिए जो कि स्पेशल पार्ट्स उठाने में हमारी मदद करे। हालांकि अभी वो लड़का जब ये बात कर रहा था इतने में ही कर्ट वहाँ आगे बढ़कर उस लड़के को ही उठाकर अपनी ताकत दिखाता है। कर्ट ये काम पहले भी कर चुका है इसलिए उसे खुद पर कॉन्फिडेंट था। साथ ही वो यहाँ उस दूसरे ब्लॉन्ड हेयर वाले बैठे हुए लड़के को भी अपने दूसरे कंधे पर उठा लेता है जिसका आर्मर के साथ वजन करीबन 150 किलो है। ऐसा कर कर्ट ने ये चीज प्रूव कर दी थी कि वो आसानी से इस मिशन को कर सकता है। अगले सीन में ये चारों निकल चुके थे रास्ते में। हम देखते हैं कि सबसे पहले वो आर्मर पहना हुआ लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसका नाम था कैन। उस दूसरे लड़के का नाम था जो कि सामुराई है, डेंजो, और उस लड़की का नाम था सीना। इनकी टीम में इन तीनों के ही काम अलग अलग है। ये बताते हैं कि इनका फोर्थ मेंबर बिबिनोक अभी बीमार था, उसे सर्दी लग गई है, वरना हर मिशन पर वही इनके साथ चलता। ये सुनकर कर्ट उन्हें शुक्रिया कहने लगा था, ये बोलते हुए कि आपका शुक्रिया कि आप मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी लड़के को अपने साथ कैरियर बना के लाए। जो सुनकर वो तीनों भी हंसने लग जाते हैं। वैसे इसके बाद ये उस डंजन के पास पहुंचते हैं जहां से इन्हें कंटिन्यू करना है, मतलब रास्ता यहीं से होकर निकलेगा। लेकिन ये लोग उस गुफा की तरफ आगे बढ़ पाए इससे पहले ही कर्ट का पैर एक स्लाइम पर पड़ गया जिससे वो दूर हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। ये देखकर सीना कहती है कि तुम्हें उस बीस्ट को चाकू से मार देना चाहिए, फिर वो अपने आप ही तुम्हारा पैर से अलग हो जाएगा। अभी कर्ट जब ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तो गलती से वो अपने पैर पर ही हिट कर लेता है, पर बाद में सीना वहाँ आकर उसकी मदद करती है और उस लाइम को अपने पैर से हटाती है। अभी बाकी लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अंदर फाइटिंग का काम है वो हम लोग संभाल लेंगे, तुम्हें सिर्फ सामान उठाना है, इसलिए तुम बस उसका ध्यान देना। कर्ट ये चीज देखकर हैरान था क्योंकि उसके पुराने टीममेट्स ऐसा नहीं थे। अगर कर्ट कोई गलती करता तो उसकी पिटाई हो जाती थी, लेकिन ये लोग उनसे अलग हैं। वैसे अभी लोग गुफा में आगे बढ़ चुके थे। अंदर आने के बाद कर्ट को दीवार पर कुछ चीज महसूस होती है। अभी वहाँ पर दीवार ग्लो कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने उन दीवारों पर एक खास तरीके का केमिकल छिड़का है जो कि ग्लो करता है। वैसे जब कर्ट को एक दीवार के पास कुछ महसूस हुआ तो उसके पास आकर उस दीवार पर चेक करने लगा कि आखिर वो चीज है क्या। लेकिन इतने में ही एक गॉब्लिन उन पर हमला कर देता है जिसे देखते सीना ने अपने चाकू से उस पर हमला कर दिया और बाद में डेनियो ने आगे बढ़कर उस गॉब्लिन को मार दिया। इन्होंने उस एक अकेले गॉब्लिन को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके मरते ही इन्हें बहुत सारी आवाजें सुनाई दी जो कि असल में तो गॉब्लिन्स की है ही, लेकिन वो इतनी ज्यादा आवाजें हैं जिनसे इजीली बताया जा सकता है कि आगे जरूर एक गॉब्लिन कॉलोनी है, मतलब एक गॉब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप होगा। और बैड लक की बात यह है कि ये आवाजें अभी मेन एंट्रेंस से आ रही हैं, मतलब उसी जिस रास्ते से ये अंदर आए थे। अभी वो लोग समझ रहे थे कि इतने सारे गॉब्लिन से लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा और चारों इस सेफ से निकल जाएं। ये चीज लगभग नामुमकिन सी है, पर वहाँ दूसरी तरफ कर्ट उसी दीवार के पास वापस आ चुका था जिस दीवार के पास उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। कर्ट दीवार को टच करता है और उससे पता चलता है कि यहाँ एक सीक्रेट रास्ता है। सीक्रेट रास्ता मिलते ही कैन और डेंजो ऑर्डर देते हैं कि कर्ट और सीना उस रास्ते से जाएंगे जब तक वो यहाँ उन गॉब्लिन से लड़ेंगे। अभी ये सुनकर कर्ट तो तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन सीना उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। वो अंदर आने के बाद अभी कर्ट कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि वो गॉब्लिन से लड़ सकते हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, जिस पर सीना कहती है कि तुम एक मामूली स्लाइम तक को नहीं मार पाए, अगर हम वहाँ रुकते तो उन पर बोझ बनते, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अभी कर्ट भी समझ रहा था कि सीना उन दोनों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसे यहाँ से निकलवाने के लिए वो उसके साथ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कैन और डेंजो अभी बात कर
कर रहे थे कि उन्होंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, क्योंकि ये पक्की बात है कि यहाँ उनकी जान जा भी सकती है। हालांकि केन कहने लगता है कि उसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो सीना को बचाते हुए मारते तो ये एक होनर की बात होगी। इस पर डेंजो अभी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ, हम में से एक अपनी बहन को बचाते हुए मरेगा और दूसरा अपने कॉमरेड को, इसलिए मुझे भी ये डेथ मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ अभी कर्ट ये सारी बातें सुन पा रहा था, क्योंकि वो बस दीवार की दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। हालांकि तभी सीना उस मैजिकल डस्ट का इस्तेमाल करती है जिससे दीवार ग्लो करने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी जिससे कि वो उस सीक्रेट रास्ते में आगे बढ़ पाए, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने ऐसा किया तभी उनके सामने एक आयरन लेजेंड गोलम आ गया, जो कि पहले से ही वहाँ मौजूद था, बस अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे अब तभी यहाँ से सीन चेंज होकर यूलिशिया और लाइस पर आता है, जो कि कर्ट के घर पहुंच चुके थे, मतलब उस जगह पर जहाँ कर्ट अभी के लिए रुका हुआ है। वहाँ बाहर आते ही यूलिशिया लाइस से कहती है कि वो कर्ट को इस बारे में ना बताए कि वो एक प्रिंसेस है, जिस पर लाइस ने भी हाँ कर दी थी। और फिर वो लोग अंदर आ चुके थे। अभी कर्ट वाले कमरे में आने के बाद वो कर्ट को बाहर नहीं पाते। ये चीज यूलिशिया को भी समझ में नहीं आई, क्योंकि उसे लगा कि कर्ट अभी घर पर ही होगा। जब वो वहाँ से बाहर निकली तब इनकी मुलाकात बडाना से हुई। वो बताते हैं कि कर्ट इस वक्त नॉर्थ ईस्ट की गुफा में है, क्योंकि वो एक टीम के साथ किसी मिशन पर गया है। अभी यूलिशिया पूछने वाली थी कि किस तरह का मिशन, लेकिन जैसे ही वो इतना कहती है इतने में बडाना वहाँ से गायब हो चुकी थी। लाइस कहने लगती है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, पर यूलिशिया कहती है कि एक ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए वो अकेले वहाँ जाएगी। वो लाइस से कहती है कि वो सिटी में रुके एक सेफ जगह पर, लेकिन लाइस कहती है कि नहीं, वो भी उसके साथ जाएगी। अभी यूलिशिया के पास जिम्मेदारी थी कि उसे लाइस को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए लाइस को सिटी में अकेला छोड़ना गलत होगा। इसी कारण से उसने हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त थी लाइस हमेशा यूलिशिया के साथ रहेगी, जिससे कि बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस पर लाइस ने भी हाँ कर दी थी और अगले सीन में ये लोग सीधा उस गुफा पर पहुंच चुके थे, जहाँ अभी आगे बढ़ते हुए लाइस को कर्ट की सेंट महसूस होती है और वो तुरंत ही आगे की तरफ भागने लगते हैं। अब इस गुफा की दीवारें बहुत ग्लो कर रही थी। इस चीज से ये बात क्लियर थी कि कोई ह्यूमन यहाँ जरूर आया है, और वो भी अभी अभी। साथ ही यहाँ उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं। लाइस तो देखते ही पहचान जाती है कि कर्ट के ही फुटप्रिंट्स हैं। अभी कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद इन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, जिससे समझ जाते हैं कि अंदर वही टीम है जो कि कर्ट को अपने साथ लेकर आई थी। अभी यूलिशिया भी उस टीम की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। साथ ही लाइस, जो कि मैजिक यूज कर सकती है, वो अपनी पावर से यूलिशिया की पावर को थोड़ा इंक्रीज करती है, और फिर वहाँ यूलिशिया अंदर एंटर कर कैन और डेंजो की मदद करने लगती है उन गॉब्लिन्स को हराने में। वैसे इसी दौरान सीन वापस से कर्ट और सीना पर आता है, जो कि अभी उस आयरन ड्रैगन गोलम के सामने थे। वैसे यहाँ जैसे जैसे लाइट इंक्रीज हुई वैसे वैसे इन्हें पता चला कि वहाँ एक आयरन ड्रैगन गोलम नहीं है, बल्कि वहाँ कई सारे आयरन ड्रैगन गोलम है। इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब सीना तो कह रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस मिशन को एक्सेप्ट कर, क्योंकि वहाँ डेनियो और केन की जान भी खतरे में है और यहाँ ये लोग तो लगभग मरने ही वाले हैं। हालांकि कर्ट उसे वहीं पीछे खड़े रहने का कहता है और बोलता है कि तुम आगे मत बढ़ना, यहाँ की सिचुएशन मैं संभाल लूंगा। अभी सीना को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी एक स्लाइम को नहीं मार पाया, आखिर अचानक उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। पर कर्ट वहाँ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक आयरन ड्रैगन गोलम के अटैक को डोज करता है और बाद में उसकी पूंछ पर चढ़कर अपने एक छोटे से ड्रैगन से उसकी पूंछ को काट देता है। यहाँ से चीज क्लियर थी कि वो आयरन ड्रैगन गोलम आयरन का बना हुआ है, लेकिन उसकी जो बॉडी है, मतलब कि जो आर्मर की तरह बॉडी है, उस पर कई जगह पर ऐसे वीक पॉइंट्स है जिन पर अटैक करके उसे डिसमेंटल किया जा सकता है। ना जाने कैसे, पर कर्ट को उन वीक पॉइंट्स का पता है। इसी वजह से उस ड्रैगन की पूंछ डिसमेंटल करने के बाद कर्ट ने सीधा उसका सर डिसमेंटल किया और साथ ही इसके बाद वो बाकी आयरन ड्रैगन गोलम्स के ऊपर छलांग लगाकर उन्हें भी डिसमेंटल करने लगा। अब इसी चीज से सीना बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इतने में ही वहाँ यूलिशिया और लाइस की एंट्री होती है। यूलिशिया भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कर्ट जैसा कमजोर लड़के ने इतने सारे पावरफुल गोलम्स को हरा दिया। उसे एक लेजेंड की स्टोरी याद आती है। बहुत पहले एक आदमी था जिसके हर टेस्ट में जी लगे हुए थे, मतलब उसे हर टेस्ट में जी रैंक मिली थी। सिर्फ हार्वेस्टिंग ही ऐसी चीज थी जिसमें वो एस रैंक पर रहता था। अभी यूलिशिया कर्ट को उस लेजेंड से कंपेयर कर रही थी। वैसे इसके बाद अब लाइस की वहाँ एंट्री होती है, जो कि कर्ट को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश है। अभी कर्ट यूलिशिया को देखकर खुश था। वो कहता है कि हमें वहाँ केन और डेंजो की भी मदद करनी होगी। वो गॉब्लिन से फाइट कर रहे हैं, लेकिन यूलिशिया बताती है कि उनकी जान खतरे से बाहर, मतलब वो गॉब्लिन्स हार चुके हैं। कर्ट सुनकर बहुत खुश होता है। बाद में ये उन लोगों से जाकर मिलते हैं। अभी यूलिशिया बताते कि कर्ट के लिए एक जॉब है, लेकिन कर्ट कहता है कि अभी वो इन लोगों के साथ एक दूसरे मिशन पर है। हालांकि लगभग मिशन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये इस ड्रैगन की बॉडी को ही यहाँ ले जाने वाले हैं और यही असल में सबसे बड़ा थ्रेट था, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब यूलिशिया बताती है कि उसके पास भी एक मिशन है, जिसे पूरा करने के बाद ये लोग सिटी लौटेंगे। वहाँ यूलिशिया चाहती है कि कर्ट एक बार फिर से टेस्ट
लिया जाए। यहाँ वो इसी एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रही थी जो कि कर्ट ने पहले दिया था तो जॉब लेने के लिए। वैसे अभी यहाँ मिशन पूरा हो जाने की वजह से सभी खुश थे, बस सीना का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ट उस जगह पहुंचता है जहाँ उसे वो फिर से एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। वहाँ उस रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ कर्ट की मुलाकात मिमोको से होती है। मिमोको बताती है कि वो एक कर्ट मेज है और उसी ने ये टेस्ट फिर से करवाया है। कर्ट को भी ज्यादा चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन वो चुपचाप टेस्ट दे देता है और पार्टी में चला जाता है। ये पार्टी डेंजो और कैन की तरफ से थी क्योंकि उन लोगों ने मिशन इजीली पास कर लिया, जबकि ये बहुत ही खतरनाक मिशन था। अभी वहाँ सभी सेलिब्रेट कर रहे थे सिर्फ सीना को छोड़कर, शायद उसे कर्ट की पावर देकर कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगा है। खैर वहाँ दूसरी तरफ हम मिमोको और यूलिशिया को बात करते हुए देखते हैं। अभी कर्ट ने जो टेस्ट दिया था उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मिमोको बता रही थी कि नॉर्मली जो काम है उनमें कर्ट को बी रैंक या सी रैंक मिली है, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिनमें कर्ट की रैंक बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में ट्रिपल एस केस में डाला जाता है। अगर नॉर्मल समझा जाए तो जी रैंक से लेकर डबल एस रैंक तक ये लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन डबल एस रैंक से ज्यादा पावर हो जाने के बाद जब ये लोग मेजर नहीं कर पाते तो ये उसे ट्रिपल एक्स घोषित कर देते हैं। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी यूलिशिया ये चीज सुनकर कह रही थी कि ये तो अच्छा है कि इस टेस्ट को हमने लिया जिससे ये चीज बाहर लीक नहीं होगी, पर इतने में ही वहाँ से रिसेप्शनिस्ट की एंट्री होती है जो कि आते ही उनसे माफी मांगने लगती है। वैसे अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूलिशिया, कर्ट, थर्ड प्रिंस और साथ ही वो एडवेंचर की पूरी टीम को लेकर अभी उस नए एटलायर मास्टर के पास चल पड़े थे जिनकी प्रोटेक्शन का काम इन्हें संभालना है। अभी किसी को नहीं पता कि वो एटलायर मास्टर है कौन, खुद कर्ट भी नहीं जानता, जबकि वो एटलायर मास्टर खुद कर्ट बनने वाला है। अभी कैन कह रहा था कि आखिर वो एटलायर मास्टर होगा कौन, मैं तो उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ, जिस पर यूलिशिया बिल्कुल रिवील नहीं करती। वैसे दिखा रही थी जैसे कि ये चीज उनके लिए सरप्राइज होगी और सच में ये चीज उनके लिए सरप्राइज होने वाली है। वैसे वहीं बैठी द नेम ऑफ जॉन सीना से सीना सरनेम चुराने वाली लड़की अभी भी शक कर रही थी, क्योंकि अब कैन ने पूछा कि आखिर वो एटलायर मास्टर कौन होगा तो यूलिशिया के रिएक्शन चेंज हो गए, जिसकी वजह से शीना को लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है। वैसे अब कुछ समय में ये लोग उस टाउन में पहुंचते हैं। टाउन की जो बाहरी दीवार थी ये वही दीवार है जिसे कर्ट ने बनाया था। इसी वजह से कर्ट अभी थोड़ा अपना चेहरा छुपा लेता है, क्योंकि कर्ट को लगता है कि उसने काम अच्छे से नहीं किया था, इसी वजह से उसे निकाला गया। इसलिए वो नहीं चाहता कि यहाँ के लोग उसका चेहरा देखें, वरना वो सब उसके बारे में बुरा भला कहेंगे। अभी इसी तरह से मुंह छुपा कर जब वो लोग आगे पहुंचते हैं जहाँ उस एटलायर वर्कशॉप को होना चाहिए था वो तो वहाँ नहीं था। इसी वजह से यहाँ सिर्फ एक बहुत बड़ा खाली एरिया है जहाँ वो वर्कशॉप अभी बनाना बाकी है। अभी कैन और डेंजो उस खाली जगह को देखकर यूलिशिया से कहने लगे थे कि आखिर हमारी आंखें तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ कोई वर्कशॉप नहीं दिखाई दे रही। पर यूलिशिया कहती है कि अभी काम हुआ नहीं है बल्कि काम होना है। ये काम वो कर्ट को सौंपती है कि कर्ट यहाँ एक वर्कशॉप तैयार करे और वो भी एक दिन में। कर्ट कहने लगता है कि वो गाली नहीं दे सकता क्योंकि माताएं बहनें भी हमारी वीडियोस को देखती है, पर फिर भी अगर काम जल्दी करना हो तो उसे कम से कम 3 दिन का समय चाहिए। कर्ट ने इतने पोलाइटली 3 दिन का समय मांगा है, इसी वजह से यूलिशिया मना नहीं कर पाती। वो कहती है कि अगर तुम्हें इस बीच कोई सामान की जरूरत हो तो तुम बता सकते हो। कर्ट तुरंत ही एक कागज निकालता है और लिस्ट तैयार करने लगता है जिसमें वो ग्रिफिन फेदर और ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब चीजों का नाम लिख रहा था जो कि मेरे नॉलेज के हिसाब से एक वर्कशॉप बनाने के लिए कतई यूज नहीं होती। अभी मेरी तरह शीना भी समझदार है, इसी वजह से वो भी अभी इस बारे में सोच रही थी कि आखिर ये फालतू चीजें कर्ट क्यों मंगवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूलिशिया मुझसे भी ज्यादा समझदार है, इसी वजह से वो कोई क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि ये सब बेवकूफी होगी। अगर वो कर्ट से पूछेगी तो कर्ट अपने पुराने गाँव का ज्ञान देने लग जाएगा कि वहाँ के लोग तो ऐसे ही घर बनाते हैं। अभी यही टाइम पास ना करते हुए यूलिशिया ने कर्ट को प्रॉमिस कर दिया था कि वो ये सारा सामान ले आएगी। बस ये बड़ी अजीब चीज है, इसी वजह से इन्हें लाने में थोड़ा समय लगेगा। कर्ट कहता है कि 2 दिन तक मुझे इन चीजों का काम नहीं है, इसलिए तुम 2 दिन में आराम से इन चीजों को ढूंढ कर लाना। अभी यहाँ शीना बहुत ही सस्पिशियस नजरों से इन चीजों को होते हुए देख रही है। वहीं दूसरी तरफ यूलिशिया ने भी सस्पिशियस नजरों से शीना को सस्पिशियस होते हुए देख लिया, लेकिन अभी वो क्या ही करती कर्ट के सामने, वो सब कुछ नहीं बता सकती। इसी वजह से वो सामने कहने लगती है कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, हम मिलकर सामान ढूंढेंगे और साथ ही इससे कर्ट को भी आसानी होगी अकेले शांति से काम करने में। वैसे यहाँ से जाने से पहले यूलिशिया कर्ट से कहती है कि वो काम के बीच में प्रॉपर आराम करे, क्योंकि पहले ही ये एनिमे वाले अपने ऊपर चाइल्ड लेबर का टैग लगा चुके हैं। अब वो नहीं चाहते कि गधा मजदूरी का भी टैग लग जाए। वैसे अभी यूलिशिया उन सभी को बाहर से लेकर एक दूसरी जगह आ चुकी थी। ये एक टेंट टाइप का एरिया है जहाँ छाव है। यहाँ अभी वो इसलिए उन्हें लाई है जिससे कि वो इन्हें असलियत बता सके, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि कर्ट एक ऑर्डिनरी लड़का है जो कि 3 दिन में एक बड़ा सा मिशन तैयार कर देगा। खैर सीना को ऐसा नहीं लगता, वो ऑलरेडी कर्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में जानती है। इसी वजह से वो यूलिशिया से पूछ लेती है कि आखिर कर्ट है कौन। अभी यूलिशिया कर्ट के बारे में बताने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती है और सबसे पहले अपना रॉयल फैमिली
फैमिली वाला बैच दिखाती है और कहती है कि वो एक अंडरवेयर एडवेंचर है। हाँ, तुम इसे अंडर कवर कहते होंगे, पर दोनों का काम कवर करने का ही है। और वो तो जैसे जिसकी सोच। खैर, अभी खुद के बारे में बताने के बाद वो लाइस के बारे में बताती है कि वो थर्ड प्रिंसेस है। ये चीज सुनकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। कैन तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है क्योंकि उसे लगता है कि थर्ड प्रिंसेस के सामने बैठना उनकी बेइज्जती करने जैसा है। हालांकि लाइस एक चाइल्ड गर्ल है, इसी वजह से उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहती है कि तुम लोग बैठ सकते हो। हालांकि अभी शीना, जो कि अपने दिमाग में स्टोरीज क्रिएट कर रही है, वो कहने लगती है कि अगर लाइस प्रिंसेस है तो इसका मतलब कर्ट भी रॉयल्टी वाला आदमी होगा। जिस पर यूलिशिया कहती है कि नहीं, वो सड़क छाप है। मतलब यहाँ उसने कहा था कि वो एक रेगुलर बॉय है जो कि उसे सड़क से मिला था। वो कहती है कि कर्ट के जो पावर लेवल्स हैं वो थोड़े अजीब हैं। जहाँ दूसरों के जिन चीजों में अच्छे खासे लेवल्स होते हैं, वही कर्ट के उनमें सिर्फ जी रैंक है। और जहाँ दूसरे लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उन सभी कामों में कर्ट ऑलरेडी ट्रिपल एस रैंक अचीव कर चुका है, जो कि एक लास्ट लिमिट होती है। उसके बाद पावर मेजर कर ही नहीं जा सकती। अभी ये सुनकर वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, खासकर शीना, क्योंकि उसने किसी अर्बन लेजेंड के बारे में सुना था, उसके पास ट्रिपल एस रैंक वाली स्किल थी। वैसे तभी यूलिशिया कहने लगती कि ये बात एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है, इसलिए वो लोग इस बात को किसी और के सामने नहीं कर सकते या किसी और को नहीं बता सकते। उसने उन्हें ये बात इसलिए बताई क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो कहती कि उसने और मिमोको ने ये बात अभी तक कर्ट तक को नहीं बताई है। जब उसकी रैंक बताने का समय आएगा तो उन्होंने उसे बी रैंक का बता दिया, जिससे वो ना ज्यादा ही डिप्रेशन में जाए और ना ज्यादा ही आसमान में उड़े। वैसे वो अभी इन लोगों को ये भी बताती है कि यहाँ का जो नया एटलायर मास्टर होने वाला है वो भी कर्ट ही है, और उसे ये चीज अभी तक नहीं बताई गई। साथ ही वो फ्यूचर में भी ये सब नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर वो उसे बताएगी तो कर्ट विश्वास नहीं करेगा। खैर, अभी सीना को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि तुम उसकी पावर के बारे में ही उसे नहीं बता रही, ये चीज तो कितनी गलत है। पर यूलिशिया कहने लगती है कि ऐसा वो उसी के लिए कर रही है, क्योंकि दूसरों को अगर उसके बारे में पता चला कि उसके पास इतनी पावरफुल पावर्स है तो वो उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि कर्ट एक अच्छा बच्चा है। हालांकि देखा जाए तो अभी यूलिशिया यही काम कर रही है। सीना ये बात जोर से चिल्ला देती है, जिसके बाद यूलिशिया के पास कोई कमबैक नहीं था। हालांकि सीना को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसका भाई कैन उसे शांत कराता है और फिर डेंजो पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद लाइस बताता है कि अभी कुछ समय पहले उसकी बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन फैला हुआ था, जिसे कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन कर्ट ने उसके घर पर आकर दाल चावल बनाए और ना जाने कैसे पर उसकी बॉडी का सारा पॉइजन खत्म हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों ने पूरा एटलायर मास्टर वाला स्कैम शुरू किया, जिससे ये कर्ट को यहाँ लाइस के नजदीक रख सके। दूसरा फायदा ये है कि जो पर्सन है वो कर्ट से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो लाइस को खत्म कर सके। इससे वो पर्सन भी पकड़ा जाएगा जिसने लाइस को पॉइजन दिया था। इस चीज में कर्ट की जान को खतरा है, लेकिन इनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कर्ट की जान ना जाए और वो सेफ रहे, इसी वजह से उन्होंने इन तीनों एडवेंचर्स को हायर किया है। अभी एज ए रिक्वेस्ट और एज ए ऑर्डर लाइस उनसे रिक्वेस्ट करती है, जिस पर डेंजो कहने लगता है कि फ्री एडवेंचर होने के नाते उन पर वैसे तो कोई दबाव नहीं है लाइस की बात को मानने का, लेकिन कर्ट उनका दोस्त है, इसलिए वो उनके प्रोटेक्शन का काम एक्सेप्ट करता है। मतलब वो उसका ख्याल रखेगा। अभी उसने नौकरी के लिए हाँ भी कर दी थी और कूल भी बन गया। वैसे अभी कैन ने भी हाँ कर दी थी, पर सीना अभी भी अपना मन नहीं बना पा रही, क्योंकि अभी तक वो लोग कर्ट को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उन्हें और कर्ट को मिले हुए करीबन सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं, जो सुनकर यूलिशिया कहने लगती है कि सही बात है। वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि आखिर वो खुद कर्ट पर भरोसा कैसे करने लगी, क्योंकि उसे और कर्ट को मिले हुए करीबन 1 हफ्ता ही हुआ है। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट ले चुकी है 99% रिस्क उठाकर, जिस वजह से अब उसे कर्ट पर पूरा भरोसा है। वैसे सीना कहने लगती है कि अभी वो कुछ सोच नहीं पा रही, उसे ताजी हवा की जरूरत है, इसलिए वो बाहर जाना चाहती है। अभी ऐसा कर वो वहाँ से निकल गई। वो सोच रही थी कि कर्ट की पावर के बारे में शायद सिर्फ वही अच्छी तरह से जानता है, तभी तो उसे अभी अंदर ही अंदर इतना डर लग रहा है। बाकी सभी भी अगर कर्ट को इतना खतरनाक आयरन ड्रैगन गोलम से लड़ते हुए देखते तो वो लोग भी घबरा जाते। यही सोचकर वो आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर कर्ट और उसके काम पर पड़ी। कर्ट ने अभी इतनी ही देर में नीचे की पूरी फाउंडेशन तैयार कर दिया था, मतलब गड्ढा खोदना, नीचे की एक जगह तैयार करना, सीमेंट डालना, वो सारा काम कर्ट ने कर दिया था। कर्ट अभी सीना को देखकर यहाँ उसके पास आता है। सीना जो कि बहुत ज्यादा हैरान है, वो कर्ट से कह रही थी कि आखिर तुमने इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर दिया। कर्ट कहता है कि यूलिशिया से उसे पता चला कि वो बी रैंक पर है। कर्ट के हिसाब से बी रैंक वाले इतना काम तो कर ही लेते होंगे। तब यूलिशिया ने 1 दिन का समय कहा था, तो वो समझदार है, इसी वजह से उसने कर्ट को 1 दिन का समय कहा, जैसे कि कर्ट अगर 3 दिन में काम करेगा तो उसे अंदर ही अंदर ऐसा फील ना हो कि उसने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। वैसे चीज सुनकर सीना कहने लगती है कि एक बी रैंक वर्कर भी
भी इतना काम इतनी जल्दी नहीं कर सकता। जिस पर कर्ट कहता है कि उसे ये चीज नहीं पता थी, उसके गांव के लोग तो इतनी देर में आधा वर्कशॉप तैयार भी कर चुके होते। कर्ट एक विलेज पगलू है, इसी वजह से वो हर बात में अपने गांव के लोगों को भी लाता है। वैसे यहाँ सीना पलटती है और कर्ट से पूछने लगती है कि कर्ट को बुरा नहीं लगता क्योंकि इतना सारा काम सिर्फ उसके ही कंधों पर सौंप दिया गया। मतलब जब मम्मी कूलर में पानी भरने का कहती है तो एक पल के लिए मन में आता है कि आखिर मैं ही क्यों, मैं तो इससे ब्लड लाइन का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए जन्म लिया हूँ। इनडायरेक्टली अभी सीना भी कर्ट से यही सवाल कर रही थी, जिस पर कर्ट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वो पहले जिस पार्टी से बिलोंग करता था उस पार्टी के लोग ने कभी उससे काम की वैल्यू नहीं की, कि उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं, बस कर्ट उनका काम कर दे और बात खत्म। यहाँ के लोग अच्छे हैं क्योंकि यूलिशिया भी उसके काम की तारीफ करती है, साथ ही उसके काम की एक वैल्यू है और उसे अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इसी वजह से ज्यादा काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। कर्ट एक परफेक्ट एम्प्लॉय माइंडेड पर्सन है। वैसे अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ से डेंजो पर आता है, जो कि अभी उसी टाउन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ था जहाँ अभी वो किसी मिस्टीरियस गर्ल से बात कर रहा है। हालांकि हम किसी लड़की को उसके चेहरे से याद नहीं रखते, अगर रखते हो तो उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन हम अलग हैं इसलिए हम उसे पहचान लेते हैं कि ये बनाना है। अभी डेंजो ने उसे एक काम सौंपा था, बनाना पैसे के लिए कुछ भी करती है, इसलिए उसने डेंजो का काम कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाई। असल में हमने देखा कि डेंजो और उसकी टीम ने कर्ट को हायर किया क्योंकि उनका फोर्थ पर्सन उस मिशन के लिए अपने साथ नहीं आया था। वो मिशन जरूरी था और अगर वो उस मिशन के लिए नहीं जाते तो इससे उनकी टीम का नाम भी खराब होता, क्योंकि एक मिशन लेने के बाद अगर एंड टाइम पर उसे कैंसिल कर दिया जाए तो बेइज्जती होती है। अभी कैंसिल करने का कारण सिर्फ एक ही था, वो था विविनोक, यानी कि वो फोर्थ मेंबर जो कि तब वहाँ अवेलेबल नहीं था। वो तो एंड टाइम पर कर्ट मिल गया जिस वजह से इनका काम हो गया। हालांकि विविनोक के गायब हो जाने के पीछे भी जरूर कुछ रीजन रहा है। इसी वजह से डेंजो ने बडाना को हायर किया असलियत पता लगाने के लिए। बडाना ने पता किया कि जो विविनोक था उसे डेंजो की राइवल एडवेंचर टीम की तरफ से पैसे मिले थे मिशन पर ना जाने के लिए और डेंजो और उसकी टीम को धोखा देने के लिए। कारण सिंपल था, डेंजो की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी इसलिए किसी तरह से इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकना था। इसी वजह से दूसरी टीम वालों ने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती है तो विविनोक की जो कि बेवकूफ है। अभी बडाना ये इन्फॉर्मेशन देकर अपने पैसे लेती है और आगे जो करना है वो डेंजो करेगा, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम विविनोक को देखते हैं। नाम और टीम को देखकर मैंने ये सोचा था कि वो एक अच्छा दिखने वाला एक यंग सा लड़का होगा, लेकिन ये बदसूरत सा है। ये एक गधा बूढ़ा आदमी है जो कि अभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। खाने पर उसकी नजर कम थी, अभी वो वेट्रेस को ज्यादा देख रहा था। वैसे वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, इसलिए एक बार ट्राई करने की कोशिश करता है पर वेट्रेस नहीं मानती, वो वहाँ से चली जाती है और वो भी डर कर। अभी विविनोक सोच रहा था कि इस तरह की उसे और मिलेगी, अब उसके पास खूब सारा पैसा होगा। वैसे अभी वो एक चीज से दुखी है और वो कारण है कि उसका एक मिशन फेल हो गया जो कि डेंजो और उसकी टीम को खत्म करने का था। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये काम कैसे करने वाला था तो तुम ऐसे ही गेस कर सकते हो कि इसकी शक्ल भी गॉब्लिन जैसी दिखती है, तो शायद ही उन गॉब्लिन्स के बीच उनके चाचा ताऊ बन कर गया होगा और मैनिपुलेट कर और उन्हें इसने वापस उनके घर भेज दिया होगा, ये सोचकर कि वो सारे गॉब्लिन्स डेंजो और बाकियों को खत्म कर देंगे। खैर वो लोग बच गए। अभी यही सोचकर विविनोक थोड़ा सा दुखी और गुस्सा भी है क्योंकि इससे उसे पैसे कम मिले हैं, लेकिन अब उसके पास एक और चांस है। उसे खबर मिली है कि डेंजो और साथ ही पूरी टीम थर्ड प्रिंसेस के साथ हाथ मिला चुकी है किसी एटलायर मास्टर के मिशन में। मतलब थर्ड प्रिंसेस को एक एटलायर मास्टर ट्रेन करेगा जिस दौरान डेंजो और बाकियों को थर्ड प्रिंसेस की प्रोटेक्शन का जिम्मा संभालना है। हालांकि विविनोक के हिसाब से अगर कोई इस टीम पर डेंजो और बाकियों को मार देता है तो इससे जो पार्टी उसे पैसा दे रही है उस पार्टी से उसे और ज्यादा पैसा मिलेंगे जिससे वो 36 वेटर्स हायर कर लेगा। खैर उससे नीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे डेंजो भी अभी उसके पीछे वाले टेबल पर बैठा हुआ था जो कि उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि सपना देखना अच्छी बात है। अभी इतना ही सुनकर विविनोक तुरंत ही वहाँ से डरकर भाग जाता है, लेकिन रास्ते में आगे एक तार से चलते वो मुंह के बल गिर चुका था। अब तभी डेंजो सामने आता है और कहता है कि तुमने जो बीमारी का नाटक किया था वो एक सोची समझी चाल थी। इस पर विविनोक कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इतने में ही डेंजो अपनी तलवार निकालकर सीधा उसके गले पर रख देता है। बस थोड़ी सी ही और तलवार चल जाती तो शायद हमें आगे की कुछ सीन देखने को ना मिलते। अभी डेंजो कह रहा था कि तुमने बहुत समय तक हमारी टीम के लिए काम किया, इसी वजह से मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार मेरे किसी भी दोस्त को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना कहकर डेंजो वहाँ से चला गया। सच में डेंजो एक बेवकूफ है। अभी बडाना ये सब होते हुए देख रही थी, वो भी छुप कर वो अभी अपने मन
मन में सोच रही थी कि एक बेवकूफ लड़का है और साथ ही जो काम डेंजू ने पूरा नहीं किया वो खुद पूरा करने का डिसाइड करती है। हालांकि अभी आगे बढ़कर वो विवनॉक को खत्म करती है। इससे पहले ही वो नोटिस करती है कि दो लोग विवनॉक को उठाकर वहाँ से ले जा रहे हैं। ये दोनों ही फैंटम स्क्वाड नाम के किसी मेंबर के हैं जो कि मिमोको के अंडर काम करते हैं। इन्हें देखकर बढ़ाना सोच रहे थे कि आखिर एक रॉयल कर्ट मेज इस तरह के मामले में क्यों पड़ेगी। हालांकि अब इतने में ही एक कौवा वहाँ आकर उसे एक मैसेज देता है। ये असल में उसी का मैसेंजर क्राउ है। उस लेटर में लिखा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मार्ला के मैटर से जुड़ा हुआ है। अभी मार्ला भी किसी अलग दिक्कत में फंसी हुई है और ये जो दिक्कत चल रही है ये दोनों दिक्कतें आपस में ही मिली हुई दिक्कतें हैं, इसलिए अब बढ़ाना और दिक्कत ना दे यही उसके लिए अच्छा होगा। ये सब चीज उस लेटर में लिखी हुई थी। इन सभी को पढ़कर बढ़ाना समझ जाती है कि अब उसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसे कर्ट के होम टाउन लौट चलना चाहिए। अब ये क्या चल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। मतलब आखिर उसे कर्ट के होम टाउन के बारे में कैसे पता चला ये चीज हम फ्यूचर में जानेंगे। अभी के लिए मार्ला की बात निकली थी तो सीन सीधा मार्ला पर शिफ्ट हो गया। वहाँ हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, बस इतना पता चला कि मार्ला की लगी पड़ी है क्योंकि उसे एक मैजिक स्टोन पर रखा गया है जहाँ से वो उठ नहीं पा रही, या यूं कह लो कि उसे बांध लिया गया है। यहाँ बंदी से मेरा मतलब कि उसे कैद कर लिया गया है। तुम कुछ गलत मत समझना। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि 3 दिन बीत चुके हैं क्योंकि कर्ट ने अपना वो वर्कशॉप मेंशन तैयार कर लिया है। वर्कशॉप नाम का था, एक सच में मेंशन बना है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। साथ ही जो आगे की जगह खाली है वहाँ पर कर्ट ने पेड़ पौधे उगा दिए हैं, वो भी 3 दिन के अंदर। यही कर्ट की कमाल की बात है। अभी जहाँ एक तरफ सभी लोग इस नजारे को देखकर हैरान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थर्ड प्रिंसेस लाइस ने कर्ट और अपनी शादी की प्लान्स तैयार कर लिए थे। वो यही सोच रही थी कि कर्ट और वो शादी के बाद इसी मेंशन में रहेंगे अगर तब तक वो जिंदा बची तो। वैसे कर्ट उन सभी को खुश होता हुआ देख सभी को घर के अंदर लेकर आता है, या यूं कह लो कि मेंशन के अंदर लेकर आता है जहाँ वो हर एक चीज को बारीकी से उन्हें दिखा रहा था। यहाँ तक कि वो एक रॉ सिस्टम भी दिखाता है जो कि उसने मैजिक क्रिस्टल की मदद से बनाया था। वैसे अब मेंशन पूरी तरह से बन गया, लेकिन कर्ट को बस ये पता नहीं चल रहा कि आखिर एटलायर मास्टर होने कौन वाला है। इसी वजह से यूलिशिया से पूछता है कि आखिर वो मास्टर है कौन जो कि इस मेंशन में रहेगा, जिस पर यूलिशिया कहने लगती है कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है, जब वो पहुंच जाएगा तो वो उनसे कर्ट को मिलवा देगी। अभी बात बदलने के लिए यूलिशिया कर्ट से उसके कमरे के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ रहेंगे। कर्ट कहने लगता है कि हमने गरीबी देखी है इसलिए वो यहाँ नहीं रहेगा, उसने बाहर पेड़ इस वजह से लगाए हैं जिससे कि वो वहाँ एक तख्त डालकर आराम से सो सके। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। खैर कर्ट एक देहाती आदमी है इसलिए उसे मेंशन वगैरह शोभा नहीं देता। अभी ये सुनते ही सभी लोग ऐसा करने से मना करते हैं और यूलिशिया कहने लगती है कि जब तक एटलायर मास्टर यहाँ ना आ जाते तब तक तुम उनका रूम यूज कर सकते हो। वैसे बाद में यूलिशिया कर्ट से अकेले में पूछती है कि क्या उसने इस मेंशन के आसपास खास बैरियर क्रिएट किया है जिनसे कि हर तरह के कर्स को रोका जा सके। कर्ट कहता है कि उसे ऐसी कोई चीज नहीं आती, जिस पर यूलिशिया कहती है कि कोई बात नहीं। रात के समय यूलिशिया मिमोको के दिए हुए वो टैटू दीवार पर चिपकाने लगती है जो कि असल में एक बैरियर का काम करते हैं। वो भी दीवार पर उन्हें चिपका रही थी और वो निशान वहीं एक फॉर्मेशन की तरह चिपक जा रहे थे। इसी तरह से यूलिशिया पूरे मेंशन की दीवारों पर फुट टैटू चिपका देती है। आखिर में जब वो लाइस के कमरे में पहुंचती है और वहाँ चिपकाने वाली होती है कि तभी लाइस ढीले कपड़े पहनकर बाहर निकल कर आती है। उसे लगा था कि कर्ट उसके कमरे में घुसने की शुरुआत कर रहा है क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कमरे में घुसने से होती है। इसी वजह से वो ऑलरेडी तैयार थी और तुरंत बाहर निकल कर आई जिससे वो कर्ट को खुद अंदर ले जा सके। हालांकि अभी यूलिशिया को वहाँ देखकर वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। यहाँ यूलिशिया उसे डांट तो नहीं सकती थी पर सस्पिशियस नजरों से देखते हुए ये जरूर समझती है कि वो कर्ट का फायदा उठाने के बारे में ना सोचे। वो सभी लोग ये बात जानते हैं कि वो कर्ट से जो करने बोलेगी वो कर देगा, भले ही उसके गांव वाले जितना परफेक्ट तो नहीं पर वो मना नहीं करेगा। वैसे अब सीन सीधा सुबह पर आता है जहाँ हम देखते हैं कि कर्ट अभी खाना बना रहा था, तभी वहाँ लाइस आ जाती है कर्ट की मदद करने के लिए जिसने एक एप्रॉन पहन रखा था और बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये चीज देखकर यूलिशिया कहती है कि तुम छोरा बिगाड़ रही हो, पर लाइस कहती है कि नहीं उसने कपड़े पहन रखे हैं। बस यूलिशिया की सोच छोटी है। वो पलटती है और हमें देखने को मिलता है कि सच में बदकिस्मती से उसने कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा मैंने इस वजह से कहा क्योंकि वो थर्ड प्रिंसेस है। कोई क्या सोचेगा ये उसे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं तो इस तरह की मेंटेलिटी को पूरा सपोर्ट करता हूँ, या तो पूरे पहनो या मत पहनो। अब ये लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं जहाँ कर्ट नहीं था। यही चीज यूलिशिया को थोड़ा हैरान करती है क्योंकि कर्ट आसपास कहीं नहीं दिख रहा। वो पूछता है कि आखिर कर्ट कहाँ है, जिस पर लाइस बताती है कि किसी अक्लमंद ने दीवारों पर ड्राइंग बनाई और वो भी बहुत गंदी वाली, जिसे साफ करने के लिए कर्ट गया है। अभी सुनते ही यूलिशिया समझ गई थी कि कर्ट असल में उन्हीं फॉर्मेशंस को मिटाने गया है जो कि उसने रात भर मेहनत करके दीवार पर चिपकाए थे। वो तुरंत कर्ट को रोकने के लिए भागती है, लेकिन गांव का छोरा पहले ही सारा काम खत्म हो चुका होता है। सारी दीवारों पर से फॉर्मेशन हट चुके थे और यूलिशिया की सारी मेहनत पोंछे में जा चुकी थी। हालांकि दोष उसी का है क्योंकि उसने कर्ट को बताया नहीं कि वो फॉर्मेशन है और वो किस चीज के कारण वहाँ पर लगाए गए हैं। अभी मिमो को भी
कहीं दूर है और ना जाने वो क्या कर रही है। इसी वजह से वो फिर से फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकती, या यूं कह लो कि अभी क्रिएट नहीं कर सकती। इस चीज में समय लगेगा और तब तक इन्हें लाइस को बचाना है, तभी तो कर्ट और लाइस की शादी होगी। खैर, अभी ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।